भारतीय बाजारों में आज शुरुआत थोड़ी सी ठीक थी, उसके बाद फिसले, लेकिन पिछले आधे घंटे से रिकवरी लौटती हुई दिखाई दे रही है। और आपको अब इस समय निफ्टी अभी भी नेगेटिव में दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ 34 पॉइंट नीचे है। ध्यान रखिएगा, आज हम 23,350 तक फिसले ज़रूर थे और वहाँ से वापसी हुई है। 23,500 के पार निकल रहा है इस समय इंडेक्स। लेकिन ज़्यादा सराहनीय है निफ्टी बैंक की चाल, जो करीब करीब 222 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी का ये मिड कैप इंडेक्स भी 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी दिखाने में कामयाब। जहां पर हम लगभग 2:1 के नेगेटिव एडवांस डिक्लाइन रेशो के साथ कर रहे थे कारोबार। अब कोशिश यही हो रही है कि स्थिति थोड़ी सी संभले, नेक टू नेक आ रहा है मामला। यह आपके लिए ताज़ा हाल। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स की बदौलत मार्केट्स में तेजी बनी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स की वजह से मार्केट्स में दबाव भी कायम है। तो क्या होगी आपकी आखिरी 1.5 घंटे की रणनीति, उस पर बातचीत करेंगे। पहले इंडेक्स पर एक पर्सपेक्टिव। वीरू, सुबह में लग नहीं रहा था कि हम 500 की तरफ फिर से अटेम्प्ट करेंगे एक मूव। वो अटेम्प्ट हुआ है, स्क्रीन पर दिख भी रहा है, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक रही है कि 500 होल्ड करना मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, गुड आफ्टरनून। और हालांकि दिल्ली का AQI आपने 1000 बताया, मैं जहाँ नोएडा में बैठा हूँ इस वक्त, वहाँ पे करीब 468 के आसपास है। तो हालत अंदर भी और बाहर दोनों ख़राब है हर्षदा। बट रही बात इंडेक्स की, इंडेक्स आज थोड़ा सा जो है ना एक जोन में फंस गया, बट टेक्सचर हर्षदा वही है सैलून प्राइस का। जब तक वो इम्पॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्रीज जिनको हमने लास्ट फ्राइडे को या थर्सडे को सरेंडर कर दिया था, जब तक वो क्रॉस नहीं होगी हर्षदा, वो कन्विक्शन नहीं आएगा। प्लीज़ लेवल्स लिखे आइए। सुबह हर्षदा और मेरी क्या बात हुई थी, उस पर आते हैं हम। जब तक कि 641, 23641 एंड 710 की ट्रेजेक्ट्री क्रॉस नहीं हो रही है, आपको एक कोलैप्स मिलेगा। हम 590 से कोलैप्स हुए। हमने क्या टेस्ट किया? हमने बेस 1 टेस्ट किया, वो 389 का जोन जब हर्षदा और मैं स्क्रीन पे थे। उसके बाद एक पुल बैक आया, बट यकीन मानिए पुल बैक आज पूरे दिन में कई बार थे। एक सुबह स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, लेकिन कोलैप्स हुआ। फिर उसके बाद लगभग 12:28 पे कोलैप्स आया। अगेन हमने 440 के जोन को छुआ। नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 23 एंड अप 484। देखिए, HDFC बैंक का हमको आज थोड़ा सहारा मिल रहा है, बट IT, बट रिलायंस आज भी 2 बड़े क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट्स हैं। और ये 2 बातें ना वो कॉल राइटर्स बखूबी समझते हैं, जिनके पास 23,500 की कॉल को बेचने का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। प्लस उनके पास क्या है? उनके पास है सरेंडर्ड, समर्पित किया हुआ, मतलब छोड़ दिया गया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जरा आप कॉल्स और पुट्स देखिए, जरा एक बार आप प्लेसमेंट देखिए। 24,500 का कॉल राइटर अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। जो इंट्राडे में गुरुवार को विजिबल था करीब करीब समझ लीजिएगा कि 23,600 पे, आज आप देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग जहां पर है हर्षदा, वो 23,500 की स्ट्राइक है विद आउटस्टैंडिंग OI ऑफ 71 लाख। अगर आप इस पूरी रेंज का OI देखें तो 60 और 70, आप समझ लीजिए करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख कॉल खड़ी है यहाँ पे। तो मेरा ये मानना है हर्षदा कि अब तो आप 710 छोड़िए, जब तक कि 23,640, 23,600 का जोन नहीं कटेगा, तब तक ये इंडेक्स सेल राइज का ही होगा। और अगेन जिस पॉइंट पे हमको कवर करना है इंडेक्स को, जब हम हायर लेवल्स पे शॉर्ट लें, याद रखिएगा वो है लोअर ट्रेजेक्ट्री, दैट्स 23440, यानी करीब 23,400 का जोन और 23,380 का जोन। एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट करने के लिए लेवल परफेक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 23,400 की ट्रेजेक्ट्री में शॉर्ट किया, नो, क्लोजर टू 23560, 23580, ये बेस्ट जोन होंगे। तो टेक्सचर वही है। हालांकि आप निफ्टी बैंक को देखें, जो निफ्टी बैंक में बात कर रहे थे ना, दैट मंथली पुट राइटर एट 50,000, दैट मंथली पुट राइटर एट 49,500, ये पिछले 2 दिन से कन्विक्शन दे रहा है कि शायद बैंक निफ्टी 50,000 की ट्रेजेक्ट्री को ना छेड़े और तोड़े। और उसमें एक चीज़ और आई थिंक क्रिटिकल भूमिका निभा रही है, दैट्स HDFC बैंक नाउ, विच इज़ आई थिंक ट्रेडिंग वेल अबव ऑल क्रिटिकल एवरेजेस। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लिया, 1706 की ट्रेजेक्ट्री को पार किया। हालांकि 1720 के ऊपर कैपिटलाइज कर भी नहीं पाया। बट मेरी क्या अप्रोच थी? मेरी अप्रोच 2 थी। अगर हमें शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को, तो हम करेंगे क्लोजर टू 5500। अभी तक वो समीकरण बिल्कुल सही है। अभी तक आप 50-500 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, बावजूद इसके कि HDFC बैंक आज पूरे जोश से ट्रेड कर रहा है। ये जोन नहीं निकला है।
तो हर्षदा, मैं अपने व्यू को चेंज नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई बैंक निफ्टी पे लॉन्ग ट्रेड लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा आइदर अबव 610, और जब शॉर्ट करने के बाद निफ्टी बैंक कोलैप्स हो और बेस 1 को टेस्ट करे, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे बेस 1 रखिएगा, उस ट्रेजेक्ट्री के आसपास लॉन्ग करना ज़्यादा अच्छा होगा। 49933 या फिर 50,050, नॉट एग्जैक्टली इन दिस जोन। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जरा प्लीज़ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए। बावजूद इसके कि HDFC बैंक अपने आई थिंक शार्प मोमेंटम जनरेट कर रहा है, आप जरा 50-500 के कॉल राइटर को देखिए। 12.5 लाख का OI लेकर ये अभी भी एक फंसा हुआ जोन है। तेज़ी, शॉर्ट कवरिंग, अपर स्विंग इसी के ऊपर आएगा। और याद रखिएगा, जब भी आप शॉर्ट करें इस ट्रेजेक्ट्री के आसपास, याद रखिएगा 50,000 की पुट अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख का आउटस्टैंडिंग OI होल्ड करती है, उसको कवर करने का जोन यही है। तो हर्षदा, बैंक निफ्टी के लिए 50,610 थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा तेज़ी के लिए, और निफ्टी के लिए वही 23,640। हर्षदा, ओके, तो ये फिलहाल वो लेवल्स, लेकिन देखते हैं 23,600 की तरफ बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि 500 से ही शर्माने लगा है इस समय निफ्टी। चलिए, अब आपके लिए वो स्टॉक्स लेकर आते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं। पहले तो क्योंकि मार्केट में निचले लेवल से रिवर्सल आया है, तो तेज़ी वाले काउंटर स्क्रीन पर आएंगे। मेटल्स आज पूरी तरह से कंट्रोल में है। चाइना ने कह दिया है कि देखिए, ये एल्युमिनियम और कॉपर के एक्सपोर्ट पर जो रिबेट मिलता था, आपको रियायत मिलती थी, वो नहीं मिलेगी 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स। उसका फ़ायदा भारतीय कंपनियों को मिलता हुआ है। तो ये एल्युमिनियम और कॉपर के लिए, लेकिन स्टील भी चमका है। तो टाटा स्टील, JSW स्टील भी इस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा खिलाड़ी तो हिंडाल्को ही है। दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स अच्छे, कमेंट्री अच्छी, तो स्टॉक 3.25% ऊपर है आज। नैल्को भी सबसे बड़ा गेनर है आज के मेटल्स की रैली का, वायदे का टॉप परफॉर्मर। मुथूट फाइनेंस ने अपना जो गाइडेंस बढ़ाया है, उसका पूरा फायदा ये स्टॉक भुनाता हुआ 7% का इजाफा। वेदांता, इप्का लैब्स ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने तेजी की पोजीशन आती देखी है। IT काउंटर्स हैं जो बैकफुट पर हैं आज। TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इनफैक्ट मिड कैप की भी कई कंपनियां हैं जो बिकवाली के गिरफ्त में हैं। और ट्रेंड में भी आज हमने देखा है फिर से सेल साइड की पोजीशंस एक्टिवेट हो चली है। IGL, महानगर गैस, आज के बड़े एक्सीडेंट्स गुजरात गैस के साथ, जहां पर गेल दरअसल APM गैस आवंटन कम करने लगा है, तो उसका खामियाजा कंपनियों पर पड़ेगा। और एम्फोसिस, एक शॉर्ट कॉल जो हमारे जानकार सुबह में दे रहे थे, वो 2-2.5% नीचे अभी भी कारोबार कर रहा है। ये है आपके लिए वर्तमान स्थिति। अब चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। हमारे पैनल में आज फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी है, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ, शिल्पा राउत, कविता जैन है। 2:15 बजे IT कंपनियों में चल क्या रहा है, क्या है ट्रिगर की वजह सेल की, उस पर एक राय आपके सामने हम लेकर आएंगे जानकारों से, और कुछ कारण भी आपके सामने मैं पेश करूंगी। और 220 पर गैस कंपनियों में जो भारी गिरावट आई है, उसके पीछे के कारण और APM गैस में जो कटौती हो रही है, सोनल से समझेंगे। कोटक सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट सुमित पोखरण भी हमारे साथ होंगे। 220 पर मेटल कंपनियों में चीन का कनेक्शन दीपाली राणा बताएंगी। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में टाटा म्यूचुअल फंड के CIO राहुल सिंह हमारे साथ होंगे। 3:10 पर BTST STPT ट्रेड्स क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। बीच में आपके लिए लेकर आएंगे हमारा 4 का चौका भी। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। क्रम आपने समझ लिया और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को समझ लिया, निफ्टी बैंक पर अप्रोच समझ ली, CNBC आवाज़ की। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है UPL का, जो हमने देखा है हाई करीब 620 के आसपास, रिसेंटली हमने दो देखा है 520 के। लगता है अच्छी जगह है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो। सेटअप के हिसाब से आज भी एक अच्छा अप मूव मिल रहा है, ट्रेड कर रहा है 541 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 530 का, 11 रुपए का। अपसाइड टारगेट 550 और 560 ये नजर आते हैं। हो सकता है ये स्पिल ओवर ट्रेड कल तक हो, तो ध्यान देना चाहिए UPL पर ऑन द लॉन्ग साइड। UPL लॉन्ग साइड का ट्रेड, गाबा जी अब बाई साइड पर आ गए। सुबह में कई सारे इनके शॉर्ट कॉल्स थे। गुड टू सी दैट गाबा जी। गुड आफ्टरनून। मानस, नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, ट्रेंड पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, बीच में एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ से भी 200-300 पॉइंट का डाउन साइड आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी।
जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो रहेंगे 6426 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 6125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 6300 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 130 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, इसमें 79 का स्टॉप लॉस लगा के 6300 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 230 रुपए 230 के। ओके, ट्रेंड की 6300 की पुट आपके पास विकल्प है। तो हमारे डाटा से अगर यूपीएल का चार्ट फिर रखिएगा जरा प्लीज़ इंट्राडे में एक बार। जो प्रकाश सर की कॉल थी उसको देख लेते हैं, उसके प्राइस देख लेते हैं। क्योंकि मैं जो जब देखा था इसको तो इसके शायद यस इट्स 539.5 डे हाई पर ऑलरेडी 14 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड मैम इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड की तरफ रहेगा मेटल्स में हिंडाल्को। हिंडाल्को मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम ये 690 से लेके 720 के रेंज के लिए अप मूव के लिए तैयार है। यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा 640 पे है, तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 720 एंड अबव। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में दिसंबर के सीरीज में 700 का कॉल ऑप्शन है, उसमें उसको रिकमेंडेशन दिया है, जो रफली 12 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 35। आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो आप 640 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। ओके, तो हिंडाल्को में एक अच्छा मौका तेजी का इस समय शिल्पा जी ने पकड़ा है और सुबह से ही दरअसल ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर भी रहे हैं, तो 720 तक जा सकता है ये काउंटर इस तेजी में। अमित गुड आफ्टरनून, बताइए आज क्या पिक करेंगे दोपहर के लिए? जी गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम इस समय का मेरा ट्रेड विल बी ऑन द लॉन्ग साइड। टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्टॉक 200 डेमा से एक रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ कॉन्ट्रा व्यू, प्राइस और आरएसआई देखे तो वहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने रिसेंटली ये लेवल कुछ दिनों पहले विजिट किया तो वापस रिविजिट करके ट्राइंग टू गो अप वंस अगेन। 2428 का प्राइस है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2400 का और टारगेट्स रहेंगे 2460 एंड 2490 के। ओके, 2428 पे टीवीएस मोटर्स बाय कॉल है आपकी। और सुबह भी हम इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे। राजेश जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आपकी जगह। क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र देखिए नजर जो है वो मेटल सेक्टर पे है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ को थोड़ा मैं प्ले करूंगा, उसमें से मेरा पिक रहेगा टाटा स्टील। अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव लगता है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है ये शॉर्ट कवरिंग थोड़े और तूल पकड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ट्रेड इसका टारगेट होना चाहिए 148 150 इन फ्यूचर। तो इट्स अ बाय इन टाटा स्टील अबव 141 142.45 चल रहा है, तो 1-1.5 रुपए नीचे मिले तो और बेहतर होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सो टाटा स्टील बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 138 का, टारगेट रहेगा 148 150 का। 38 150 के टारगेट के लिए टाटा स्टील भी चलिए बाय साइड की तरफ आ गया। ये हो गए आपके ट्रेड्स टेक्निकल आधार पर। अब शरद जी को जोड़ लेते हैं। शरद जी नमस्कार, बताइए फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है आपको आज के इस मार्केट में? मुझे लगता है डाबर एक अच्छी बेट हो सकती है। स्टॉक ने डिसेंट करेक्शन देखा है, कंपनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स को केटर कर रही है। खास करके अर्बन डिमांड में स्लो डाउन का इम्पैक्ट आया। कुछ जो ड्रिंक्स हैं वहां पे, कोल्ड ड्रिंक्स में खास करके, सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्राइसिंग एग्रेशन जो रिलायंस ने दिखाया उसका भी इम्पैक्ट आया। बट मुझे लगता है ये सब अब शॉर्ट लिव्ड है और अगले इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में जैसे जैसे नई फसल वगैरह वापस आती है सिस्टम में, तो वेजिटेबल या फूड इन्फ्लेशन जो थोड़ा सा बॉदर कर रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो उसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। प्लस डिमांड भी, फेस्टिव सीजन और शादियों का सीजन दोनों बंडल्ड है इस क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अर्बन डिमांड भी नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, ये क्वार्टर भी अच्छी रहनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल की अर्निंग्स में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में रिविजन्स होंगी। मैनेजमेंट में भी सेकंड हाफ बेटर होने की गाइडेंस के बारे में बात की है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, पिछले क्वार्टर भी लगभग 95% प्रोडक्ट्स में उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। और मुझे लगता है स्टैंडर्ड एफएमसीजी कंपनीज जो इंटरनेशनल एमएनसीज है बेसिकली, उनके कंपैरिजन में डाबर एक स्वीटर स्पॉट में है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स भी थोड़ा सा आयुर्वेदिक मिक्स और वैसे हैं जो अब नया फैड है। तो मुझे लगता है ये बेटर प्लेस्ड है, जो नया कंपटीशन आ रहा है उनके संग फाइट करने के लिए। तो 15 रुपए के आसपास की अर्निंग्स अगर नेक्स्ट साल आती है तो मुझे लगता है 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डाबर इंडिया। ओके, डाबर इंडिया 600 रुपये के लक्ष्य के लिए 506 पर। मेरे ख्याल से अगर आप चार्ट्स को रीड करते हैं, डेटा को स्टडी करते हैं,
तो किसी भी पैमाने पे मेरे ख्याल से पूरे एफएमसीजी बास्केट में एफएमसीजी इटसेल्फ काफ़ी सेल ऑफ देख चुका है और उसमें भी डाबर जो है सेल ऑफ को एफएमसीजी के लीड कर रहा था, द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक। खैर अब एक काम करते हैं, देखिए आज निफ्टी के इस वीकनेस के पीछे बड़ा कारण है आईटी में आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त करीब करीब 870 पॉइंट का डिप है और एक समय सुबह सुबह की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी आईटी करीब करीब 41,000, यानी अगर आप डे लो से कंपेयर करें तो इट्स आई थिंक अब अबाउट 500 पॉइंट्स। बट हर्षदा, ये वो याद है 31 अक्टूबर वाला सेशन जब वो कैप जेमिनाई वाली बात आई थी, उस दिन के बाद सबसे बड़ा ये इंट्राडे कोलैप्स था। आज ऐसी क्या वजह थी कि ये कोलैप्स आया? एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो स्ट्राइक कर रही है इस वक्त आईटी को? वीरू, आपको याद होगा कैप जेमिनाई ने अपना आउटलुक घटाया था तो उस दिन गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद एक सिरे से तेजी बनी थी जब डोनाल्ड ट्रंप की नियुक्ति हुई थी या फिर वो इलेक्शन जीते थे और उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिली। आज हमने देखा है उस पूरी तेजी पर फिर से विराम लगा है और वो रिवर्स होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट आज इंट्राडे में तो और भी सिचुएशन खराब थी क्योंकि आई थिंक 1200 पॉइंट से ज़्यादा का नॉक निफ्टी आईटी ने दिखाया। अब इसके पीछे दरअसल कारण एक बार फिर विदेशी ट्रिगर ही है। नैस्डैक, आपको याद होगा जब हम सुबह में मेंशन कर रहे थे, नैस्डैक में ओवरनाइट करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली। फ्राइडे के सेशन में बहुत बुरे हाल थे नैस्डैक के। अब वहां पर गिरावट का असर भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरावट वहां क्यों आई? क्योंकि अमेरिकी फेड के जो चेयरपर्सन है जेरोम पावेल, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने साफ कह दिया है कि देखिए, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है यहां से आगे रेट्स कट करने की। इसी बयान के बाद हमने देखा है वो नैस्डैक के स्टॉक्स में बिकवाली आती हुई दिखाई दी। जेरोम पावेल ने इनफैक्ट शुक्रवार को साफ तौर से कहा, नो नीड टू रश लोअर इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक लग रही है उनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मार्केट एकदम सॉलिड है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी हमारे टारगेट के करीब ही है जो 2% पर इन्फ्लेशन लेकर आना चाहते थे। अब ऐसा माहौल बन गया है कि कोई इमीडिएट पैनिक में रेट कट नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि ही इज होल्डिंग ऑन टू हिज हॉर्सेस। यही वजह थी कि नैस्डैक में भी बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया और उसी का एक इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। हम लगभग 5 से 6% तक का अपमूव पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने से देख चुके हैं और उसी का एक रिवर्सल होता हुआ। अब इस तेजी में ऑफ कोर्स कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भाग लिया, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि एफआईआईज का भी पार्टिसिपेशन आईटी में आ रहा था क्योंकि डॉलर भी मजबूत हो रहा था टू द रुपी और ऐसी सिचुएशन में फिर आईटी कंपनियों का बिजनेस बेहतर रहता है, उनकी अर्निंग्स ज़्यादा बेहतर रहती है। उस कॉन्टेक्स्ट में भी दरअसल एफआईआईज ने शायद पैसे लगाए होंगे और मार्केट में लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनकी तरफ से आज शायद कुछ मुनाफा वसूली है। तो अब जोड़ तोड़कर ये हो रहा है कि आज सुबह में जो 14 दिन का रिटर्न निफ्टी आईटी का 6% था, आज की बिकवाली के बाद एकदम फ्लैट होकर ये 1% नेगेटिव दिखने लगा है। जी हाँ, आईटी में तो हर्षदा एक बात है कि जो संबंध थे पावेल साहब और ट्रंप के बीच में, वो मेरे ख्याल से और ख़राब होने के बहुत चांसेस हैं ना इस टेक के बाद। अब लग रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेरोम पावेल रिलेशनशिप कैसा है। वीरू, मैं कहना नहीं चाहती, वहाँ पर हमारी जैसी स्थिति है नहीं। ट्रंप है और गवर्नर साहब हैं। अब देखना यही होगा क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या अब ट्रंप आ गए तो आप अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था मेरे तो पद छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए। तो अब वो री-इलेक्ट होकर आते हैं कि नहीं आते वो बात अलग है, बट हाँ इंटरेस्टिंग तो होगा। जी इंटरेस्टिंग होगा, बट ये आई थिंक डेवलपमेंट आईटी पे भारी पड़ता हुआ। आईटी निफ्टी आईटी अगेन करीब करीब 900 नीचे है। शरद जी, अभी आई थिंक आपने निफ्टी आईटी के प्राइस बिहेवियर को देखा, आज आईटी स्टॉक्स को देखा, अभी आपने हर्षदा को सुना। आपका व्यू क्या है आईटी पे इस वक्त? क्या आईटी इस आई थिंक डेवलपमेंट के बाद कुछ सीरियस प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है क्या? क्योंकि एक यही वो तबका, यही स्पेस बचा है जिसने अब तक हमारे डाउनसाइड, हालांकि डाउनसाइड काफ़ी खुल चुका है लेकिन उसको बार बार रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। आईटी पर आपका टेक शरद जी?
देखिए अक्रॉस द बोर्ड मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई करेक्शन दिखने की गुंजाइश है। ऐसी जैसी हमने आज देखी है इस टाइप की करेक्शंस ऑन एंड ऑफ आपको दिखाई देंगी। आईटी के केस में मुझे लगता है री-रेटिंग काफ़ी फास्ट रही है जिस वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स कैटापल्ट कर गए हायर ज़ोन्स में। अभी भी आप अगर देखें तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल ये जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन है कितनी 12-15% ग्रोथ की और ये सारे ऑलरेडी 1 साल फॉरवर्ड पे 27-28 टाइम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश अनलेस एंड अनटिल आप वो अर्निंग्स में रिविजन देखें, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। और जैसे-जैसे थोड़ा अर्निंग्स का ऑप्टिमिज्म कम होता है किसी भी ऐसी न्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे थोड़ा रिएक्शन शार्प आ जाता है। मेरे हिसाब से फ्रंटलाइन स्टॉक्स में विप्रो के अलावा ज़्यादातर स्टॉक्स फुल्ली टू फेयरली प्राइस्ड हैं। विप्रो एचसीएल टेक में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एचसीएल टेक की प्रेजेंस आपकी इसमें भी है डेटा सेंटर वाले बिजनेस में भी है जो सनराइज सेक्टर की तरह आप देख सकते हैं विप्रो की भी वहां पे प्रेजेंस है तो वैल्यूएशन कंफर्ट और एक सनराइज सेक्टर में प्रेजेंस के हिसाब से मुझे लगता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में विप्रो एक बढ़िया बेट है कोफोज पे लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश हूँ बट हो सकता है साल 2 साल के हिसाब से शायद फेयरली टू फुल्ली प्राइस्ड है इस रनअप के बाद तो छोटे स्टॉक्स में मे बी बिरला सॉफ्ट आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज करते हैं वहां हमने थोड़ी भी इंप्रूवमेंट नहीं देखी है केपीआईटी वाला जो बिजनेस है उसको जैसे जैसे वो स्केल अप कर पाते हैं मुझे लगता है वहां पे थोड़े पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं वैल्यूएशन भी मतलब बहुत महंगा नहीं है 22-23 टाइम पे वो भी ट्रेड कर रहा है बट ठीक है बहुत महंगा नहीं है बाकी कोफोज वगैरह मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड 30-35 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं कोफोज परसिस्टेंट जैसी स्टोरीज बट मुझे लगता है ज्यादातर आईटी में आप अक्रॉस द बोर्ड अब बाई करने का टाइम नहीं है अब मार्केट लिंक रिटर्न्स आपको यहाँ से भी मिलेंगे तो 10-15% अपसाइड आपको कभी भी मिल सकती है ऑन एंड ऑफ ऐसी छोटी मोटी करेक्शन आती रहेंगी बट ऐसा कोई बड़ा सेल ऑफ मैं नहीं देख रहा हूँ ओके बड़ा सेल ऑफ आप आईटी में नहीं देख रहे हैं मीनवेल आप एक स्टॉक लेके आइए सुबह हर्षदर में डिस्कस कर भी रहे थे दैट वाज आई थिंक ग्लेनमार्क फार्मा एक बार ग्लेनमार्क रखिए मेरे ख्याल से फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्ग राइज देने वाले स्टॉक्स में तेज़ी दिखाने वाले स्टॉक्स में ये भी शामिल था और आज 50 डेमा टूट गया इस वक्त काउंटर डे लो पे ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट नंबर्स ख़राब नहीं थे याद रखिएगा और अब 1503 डे लो की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ इस पर एक आउटलुक लेते हैं अमित से अमित बेस तो बहुत पहले ही टूट गया था मेरे ख्याल से 1604 की ट्रेजेक्टरी में वहाँ से 100 रुपये का डाउन साइड खुल गया आपने 100 डेमा तोड़ दिया और आपने एक चीज़ गौर की होगी अमित कि इस पूरे बुल रन में इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना क्रिटिकल एवरेज था जिसको इसने कभी भी सरेंडर नहीं किया बट इस बार इसकी ये इस एवरेज से जो आई थिंक कोरिलेशन है वो कहानी बयां कर रही है आपका टेक ग्लेनमार्क पे क्या है इस वक्त जी डेफिनेटली स्ट्रक्चर वीक है जिस हिसाब से आरएसआई के इंडिकेशंस है और जिस हिसाब से ईडी एक्सटेंड कर रहा है ओवरऑल वीरेन जी 100 डेमा आपने बिल्कुल सही कहा टूट गया मुझे लगता है जो 4 दिन पहले कैंडल का लो था एक बुलिश कैंडल स्टॉक ने पुल बैक की कोशिश की थी लगभग 1475 तो किसी की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 1520 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे 1475 तक के टारगेट्स हैं 1475 अगर टूटता है तो आई थिंक दैट विल ओपन अप गेट्स फॉर 1425-1400 तो स्ट्रक्चर बेरिश है शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करें फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 1475 आपका आज थोड़े से बिकवाली के गिरफ्त में हालांकि ग्लेनमार्क की कमेंट्री वही अच्छी लग रही थी उन्होंने ये भी कहा था कि मार्जिन अब करीब 1 से 1.5% और बढ़ाएंगे FY26 में लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी लेवल से फिसला ज़रूर है चलिए लेकिन आज का जो बड़ा एक्सीडेंट है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ये है पाइप गैस वाली कंपनियाँ CNG वाली कंपनियाँ गुजरात गैस हो IGL हो MGL हो एक सिरे से सब स्टॉक्स की धुलाई हो रही है इनफैक्ट लगभग लोअर सर्किट पर IGL आता हुआ अब आपको दिखाई देगा दरअसल सरकार ने लगातार दूसरे महीने APM गैस आवंटन 20% तक घटा दिया है इसके चलते IGL MGL समेत बाकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली है अब इसकी क्या वजह है कैसे पढ़ना चाहिए सोनल इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती है उन्हीं से पूछ लेते हैं सोनल बताइए कैसे समझा जाए इस पूरे मामले को बहुत बड़ा दबाव हमें नज़र आ रहा है इन स्टॉक्स में इसका एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इनका गैस आवंटन कम कर दिया है 20% से और ये सेकंड मंथ इन रो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है अभी इनको सिर्फ 40% गैस मिलेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जो हमारी डोमेस्टिक गैस होती है जिसका प्राइस $6.5 पर MMBTU है
ये पहले उनको 70% पूरे सोर्सिंग में इतना मिलता था, बट अब उनको सिर्फ 40% गवर्नमेंट देगी गैस। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि रिमेंबर कि अब कोविड के समय पे इन कंपनीज को डोमेस्टिक गैस चीप भाव पे मिलती थी और उस वक्त इनका आवंटन 150% हुआ करता था, फिर वो कम होकर 100% हुआ, फिर FY23 वो में 90% हुआ और अब वो 40 से 45% तक ही है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी बचा हुआ इनको सोर्सिंग है वो स्पॉट LNG से करना पड़ेगा या HPHT गैस से करना पड़ेगा या फिर उन्हें नई फील्ड से गैस खरीदनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए वहाँ पे $9 पर MMBTU का कॉस्ट पड़ता है इन कंपनीज को। इसका मतलब है इनका 50% जो भी गैस सोर्सिंग होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो अब मार्केट लिंक्ड हो जाएगा, जो अभी तक $6.5 पर MMBTU पे इनको मिल रहा था। इसका मतलब इनका रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है इन कंपनीज के लिए, बिकॉज इनका अगर रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनको जाके अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग जो CNG है उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? अब कैलकुलेशन सजेस्ट करते हैं कि 10% इनको प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बट 10% वुड मीन कि कंज्यूमर्स पे बहुत बड़ा दबाव आएगा, उन पे बहुत इन्फ्लेशन प्रेशर आ जाएगा। और अभी हम उस मुकाम पे है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिल्ली के इलेक्शंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस है, हो सकता है कि दीज कंपनीज वो लोग जाके प्राइस उतना नहीं बढ़ा पाए जितना उनको बढ़ाना पड़ेगा अपने एबिडा मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए। अगर वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो उनको 30 से 35% हिट होगा उनके मार्जिन्स के ऊपर ही। तो इस वजह से ये स्टॉक्स बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 2 मंथ में कंटिन्यूसली इनको गैस एलोकेशन कम कर दिया गया है। और ऐसा भी बोल रहे हैं एनालिस्ट लोग, जेफरीज का बात आएगा, जेफरीज ने बोला है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल इनको डोमेस्टिक गैस नहीं मिलेगा, इनको बिल्कुल भी मार्केट लिंक प्राइसिंग से ही इनको सारी गैस प्रोक्योर करनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा रॉ मटेरियल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने EPS एस्टिमेट्स काट दिए हैं। महानगर गैस के लिए, IGL के लिए 27%, गुजरात गैस के लिए 19%, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है महानगर गैस और IGL को अंडर परफॉर्म पे। JP मॉर्गन ने दोनों स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है, महानगर गैस और IGL को उनके टारगेट प्राइस कम कर दिए गए हैं 1300 और 343। और CLSA ने बोला है अगर वो लोग जाके प्राइस हाइक नहीं ले पाए तो 30 से 35% उनका एबिडा हिट होगा। वो बहुत बड़ा कट है जो हम बात कर रहे हैं एबिडा में। एंड इसकी वजह से ये दबाव के कारण हमें ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक्स भी प्रेशर में है, क्योंकि अगर इन्होंने प्राइसिंग बढ़ाया तो वॉल्यूम्स इंपैक्ट होंगे और अगर प्राइसिंग नहीं बढ़ाया तो एबिडा इंपैक्ट होगा। इस वजह से इन स्टॉक्स में पिछले 2 महीने से बहुत दबाव दिख रहा है। तो लगातार दबाव के घेरे में काउंटर्स हैं और बेसिकली अगर इनको गैस और चाहिए तो इनको सीधे मार्केट भाव पर खरीदनी पड़ेगी। इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे ये भी समझना ज़रूरी है। सोनल ने इनफैक्ट कुछ एक आइडिया तो दिया है कि मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। सुमित इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, जो सुमित पोखर जो कोटक सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सुमित, ये स्टॉक सुबह से ही काफ़ी कमज़ोर है, अब ये दूसरी दफ़ा कटौती हुई है। PNGRB स्पोक्सपर्सन ने तो साफ कहा कि देखिए डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा है, इसीलिए हमको अब थोड़ा सा गैस डिस्ट्रीब्यूशन को नियमित करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन का ये सप्लाई कट्स आते दिखाई दे रहे हैं। इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे इन कंपनियों के लिए? जैसा कि आपने सही बताया कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा, तो फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं वो हिट हो जाएंगे। बिकॉज ये कहने के लिए फ्री प्राइसिंग पावर है इनके पास में, बट इनका इमीडिएट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है पेट्रोल डीजल, वहाँ पे उनको कंपटीशन है। तो अगर आप प्राइस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कस्टमर्स CNG पे नहीं आएंगे और वो पेट्रोल डीजल पे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर वो रहता है तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर फ्यूचर कैश फ्लोज इतने नहीं आएंगे तो ये केपेक्स प्लान हिट होंगे। तो जो पैन इंडिया गवर्नमेंट का है कि नेचुरल गैस, लेस पोल्यूटिंग फ्यूल लाइक नेचुरल गैस को सपोर्ट करके एक्सपेंड करना चाहिए, इस सेक्टर पे थोड़ा एक बड़ा हिंड्रेंस आ जाएगा। तो अगर वो नहीं होता है तो आप PNG और CNG कनेक्शंस में थोड़ा डिफरमेंट देखेंगे कि वो उतना रेट से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट का एक है कि एनर्जी मिक्स के बास्केट में अपना नेचुरल गैस का वेटेज शुड गो टू 15%। तो वो अभी बहुत डिफिकल्ट लगेगा अगर ये सब रहेगा, अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक्सपेंशन नहीं करेगी तो। सुमित जी, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक अब एट दिस प्राइसिंग एंड आई थिंक जो करंट रेट है जिस पे वो जितनी इनको गैस मिलेगी अब APM के अंतर्गत,
इनके जो एबिटा मार्जिन है उस पर आपका आकलन क्या है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, जैसा कि आपको मालूम है, इन्होंने अक्टूबर में भी 16 अक्टूबर को भी कट किया था 20 से 21% एपीएस का एपीएम गैस सप्लाई। तब इनको 5 से 5.5 रुपए पर केजी की प्राइस इंक्रीज लेनी थी, बट इन्होंने नहीं ली है। और उसके बाद में अभी एक और ये कट आ गया है, इसके बाद में इनको पूरा 8 to 9 रुपीज पर केजी प्राइस हाइक करनी पड़ेगी, विच इज अराउंड 11 to 12%। तो हमें नहीं लगता कि ये इमीडिएटली पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड डिमांड फैक्टर्स के कारण, क्योंकि अगर आप प्राइस इतनी फास्ट इंक्रीज करेंगे तो कस्टमर्स विल शिफ्ट बैक टू सीएनजी और सॉरी पेट्रोल और डीजल पे, सो दैट विल बी क्वाइट नेगेटिव फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ द सीजीडी बिजनेस। ओके ओके। अच्छा सुमेश जी, एक चीज़ बताइएगा, कहाँ कोविड काल में 150%, 150 मेरे ख्याल से मोर देन दैट, अगर ये ईपीएम गैस आवंटन ही ख़त्म हो गया और जहाँ पे आपको पूरा का पूरा ओपन मार्केट से लेना पड़ा, क्योंकि मैं ये इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स जो दर्शक इन्वेस्टर्स इसमें हैं इस वक्त, वो एक कॉल ले सकें, इस बात की पॉसिबिलिटी है क्या? अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर ये मानते हैं कि इनका वेटेज कम होता जाएगा, मतलब FY21 में इनका जो एपीएम एलोकेशन था वो 154% था, वो गिर के 100% हो गया FY22 में, और करंटली अराउंड 40 to 45% है। सो ब्रॉडली कम होता जा रहा है। डायरेक्शनली अगर अपन देखें तो ये और फर्दर कट होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट होती है। बट अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि अगर इनको फुल वहाँ पे कन्वर्जन के लिए जाना पड़ा और स्पॉट एलएनजी पे बाय करते हैं, जस्ट टू गिव ए पर्सपेक्टिव, आज इंडिया के स्पॉट एलएनजी जो प्राइस चल रही है वो अराउंड $13.6 पर MMBTU चल रही है, और इनको ये जो गैस मिल रही थी वो $6.5 पे चल रही थी। ठीक है, ये वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इनकी अर्निंग्स में, बिकॉज स्पॉट एलएनजी प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो इनको लॉन्ग टर्म सोर्सिंग के लिए बाद से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, विच विल ऑल्सो बी कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू एपीएम जो गैस है वो प्राइस पे। इसको दो तरीके से देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तो ये होने ही वाला है, बिकॉज यू कांट गेट ए सच ए लोअर गैस प्राइस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सेकेंडली, जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होती जाएगी, ये मूव करते जाएंगे मे बी स्पॉट और अदर सोर्सेज ऑफ गैस पे, लॉन्ग टर्म LNG पे, सो मिक्स विल कीप चेंजिंग, दैट इज द राइट फिलॉसफी। बट क्या होता है कि अगर आप रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिन पे जरूर प्रेशर आएगा, जिसके कारण लॉन्ग टर्म केपेक्स कम होगा, केपेक्स कम करेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। तो ऐसे में फिर सुमित, सबसे बड़ा बेसिक सवाल, अगर मेरे पास ये कंपनियां हैं एंड आई कैन सी दोस प्राइसेस एरोड, एग्जिट करूं, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिहाज से लेने की सोच रहा था, बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि इट्स एविडेंट कि इन स्टॉक्स के फॉर्चून्स जो पहले 2 साल पहले थे वैसे नहीं रहे हैं अब। बिल्कुल, हम काफी टाइम से इस पे नेगेटिव व्यू लेके बैठे हुए हैं। टाइम एंड अगेन हम हमारे कस्टमर्स को गाइड कर रहे हैं कि आप ये स्टॉक से निकल जाइए। ये हम लोग गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको काफी क्लोजली रीड कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट इनको चाहती है कि अभी अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाए, और ये जो एपीएम गैस एलोकेशन है ये ग्रेजुअली कम होता जाए। इस बेसिस पे हमने माना था कि जो वैल्यूएशन पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थे, और हम कंटिन्यूसली हमारे कस्टमर्स को गाइड कर रहे हैं कि आप इनमें से दोनों में स्टॉक्स में से निकल जाइए। तो अभी भी हमारा वही व्यू मेंटेन है। वी आर रिकमेंडिंग सेल ऑन बोथ आईजीएल एंड महानगर गैस। सेल ऑन बोथ आईजीएल एंड महानगर गैस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, इस अपडेट के लिए, डिटेल में समझाने के लिए कि क्या इम्प्लिकेशंस रहेंगे और क्या रणनीति होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर शॉर्ट साइड की सलाह आ चुकी है। इनफैक्ट स्टॉक्स काफ़ी बिखरे हैं। डिपर खरीदारी की राय आई तो थी आज सचिन की तरफ से, लेकिन बात बनी नहीं है, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसे। इस समय अमित, आपकी क्या राय रहेगी? अब देखिए, पिछले 3 महीनों में एमजीएल का स्टॉक लगभग 40% बिखर चुका है। ऐसा ही 3 महीनों वाला चार्ट आईजीएल का भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जो आज वैसे भी क्लोजर टू लोअर सर्किट है, ये भी 40% डाउन है। जी, इट्स अवॉइड हर्षिता मैम, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर आज डैमेज हुआ है, 1-2 दिन बाद अगर बिकवाली रुकेगी भी तो मेरे ख्याल से इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड जब इतना बड़ा क्रैक एक स्टॉक में आ जाए। फ्रेश शॉर्ट इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। तो लेकिन इसको एक बार अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्रैक दोनों स्टॉक्स में आ चुका हुआ है।
ओके अवॉइड। और याद रखिएगा जो अभी बात सुमित जी ने कही, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को, अपने आई थिंक सभी इन्वेस्टर्स को एग्जिट की राय दी है। कितना सीरियस इशू है आपने देखा, ही समझा इस बात को, और इसीलिए आज हम पूरे दिन इस पर चर्चा कर भी रहे हैं। मीनवाइल अब हमारे साथ कविता जी जुड़ चुकी हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है मैम इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल वीकनेस मुझे लग रहा है एचएल में बनते हुए दिख रही है और ये कंडीशनल सेल होगा इन केस 4060 के लेवल के नीचे ये काउंटर फिसलता है तो यहाँ फर्दर बिकवाली एग्रीवेट होते हुए दिख सकती है फॉर द 3940 के प्राइस टारगेट के लिए। तो 4060 के नीचे शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4130 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3940 3890। ओके एचएल, और एचएल में लास्ट वीक ही एक ब्रेकडाउन था, सीरियस ब्रेकडाउन था, और अब करीब करीब 4075 पे एचएल 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे है। मीनवेल आप निफ्टी को देखिए, एक सुबह सेल ऑफ था और अब एक मतलब जो लगभग 1226 का हाई था 23,564 का, वहाँ से लगभग रिट्रेस होके 23,420 पे एक बार फिर से सेकेंड हाफ के लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, आईटी के लॉसेस फिर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट मीनवाइल एक बार आप लेके आइए बीपीसीएल को। मानस लास्ट वीक हमने बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी पे काफ़ी शॉर्ट कॉल ली थी, बात भी करी थी। अब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और वहाँ वीकली पे आपका बिलो आई थिंक 50। मानस प्रोजेक्शन क्या है? मेरे ख्याल से अगर मैं इस जोन की ट्रेजेक्ट्री जो फरवरी 2024 के बाद परसिस्ट करती है, उसका बेस आता है करीब करीब 277-76। ये जोन टेस्ट होने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर जो लास्ट सेशन था उसमें ही एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और ये ब्रेकडाउन एक कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला था, जिसके टारगेट करीब 270 रुपए के आते हैं। तो करंट लेवल से भी 20 रुपए का डाउनसाइड कम से कम देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 दिन की गिरावट देख ली है। कोई उछाल मिले तो बिकवाली करनी चाहिए। उछाल पे 292 से लेकर 296 की रेंज में आप बिकवाली कर सकते हैं 300 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस से 270 रुपए के टारगेट के लिए। बीपीसीएल में भी एक सेल कॉल आता हुआ, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ ऊपरी लेवल से बाजार निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ गया वीरू। ऊपरी लेवल से नहीं, मतलब मौजूदा लेवल जो हम कार्यक्रम की शुरुआत में देख रहे थे, अब 100 पॉइंट नीचे है हम। और निफ्टी 50 जो आई थिंक 200 पॉइंट प्लस था ऊपर, ये भी अब सिर्फ 125 अंकों की बढ़त ही दिखा रहा है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से हिंडाल्को में, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में, बीएल में 1% का नॉक आ चुका है, यहाँ पर प्रेशर आया। अदानी एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर में 1% तक का दबाव आता हुआ। बीपीसीएल तो हम बात कर ही रहे थे। टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स, ये सब है जो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। एक मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर एक पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ शरद आपसे। 1257 ये स्टॉक और कुछ कर ही नहीं रहा है। बीच में ऑफ कोर्स वो अपडेट आ रहा था कि शायद वो दूसरी एंटिटीज़ मार्केट में जल्द ही लिस्ट होती हुई दिखाई देगी, वो डीमर्ज होगा, वो ट्रिगर भी क्लियरली अब उसकी कोई विजिबिलिटी है नहीं। तो इस समय एंड कोर बिजनेस पे प्रेशर है। क्या ये लेवल्स मौके दे रहा है लॉन्ग टर्म निवेशकों को एक्यूमुलेट करने के लिए, या फिर जब वो साइन दिखे अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी स्पेशली कोर बिजनेस में, तभी आप कुछ अटेम्प्ट करेंगे? नहीं, मुझे लगता है बेस्ट टाइम खरीदने का तभी होता है, एक बड़ी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी, और बेस्ट टाइम खरीदने का तभी होता है जब बिजनेस के साइकिल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को नजर आ रही है। मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे हमारी फेयर वैल्यूएशन लगभग 1650-1700 के आसपास है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड है। एक लार्ज कैप स्टॉक में अगर इतनी बड़ी अपसाइड आपको मिल रही है तो वो एक डिसेंट अपसाइड है। और जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस वाले में और डिटेल्स आती हैं, मेरे हिसाब से वहां से भी और फर्दर रीरेटिंग आ सकती है। कोर बिजनेस में हमें कहीं भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है आज के दिन। रिटेल और जियो से काफी बड़ा हिस्सा प्रॉफिटेबिलिटी का और वैल्यूएशन का भी डराइव हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत है। हम लोग तो अग्रेसिवली बाई करने की सलाह दे रहे हैं। एक लार्ज कैप स्टॉक में इतनी बढ़िया अपसाइड अगर आपको मिल रही है अगले साल 2 साल में,
तो मुझे लगता है एक डिसेंट अपसाइड है। और जियो की लिस्टिंग वगैरह जैसा कि आप भी बोल रही थी, अगर वो होती है तो वो एक एडिशनल ट्रिगर शॉर्ट टर्म हालांकि, लेकिन वो हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशन में हम ऑलरेडी जियो का एसओटीपी लेके ही बात कर रहे हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा फ्रेश ट्रिगर नहीं आएगा। बट फ्रेश ट्रिगर के हिसाब से मेरे हिसाब से आरी वाली स्पेस है, रिसेंटली हमने सीबीजी वाली अनाउंसमेंट सुनी है, और मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे आप काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड हैं। काफी समय बाद आपको एक रिलायंस, मेरे हिसाब से 2014 के बाद शायद पहली बार है कि इतने बड़े टाइम तक ये स्टॉक एक लल में है। डिसेंट टाइम है एक्वायर करने के लिए, और हम अग्रेसिवली बाई करने की सलाह दे रहे हैं। करने की सलाह यहाँ पर आ रही है कि देखिए अच्छी बिग बॉय कंपनी थोड़े से अगर डल फेज से गुजरे, अर्निंग्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, तो उससे बेहतर मौका आपको शायद ना मिले लेने का। विद ड्यू डिस्क्लोजर कि जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। अगर आप RIL पर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें, फिर ही एक्शन लें। चलिए, कमोडिटीज़ की बात हो रही है तो एक बार मेटल्स का हाल देख लिया जाए। मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यही इनफैक्ट आज का सेविंग ग्रेस है, आप कह सकते हैं। लगभग 1.85% के गेंस तेज़ी देखने को मिली है, और तेज़ी की वजह दरअसल चाइना से उभर कर आ रही है। एग्जैक्टली चीन में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है कि भारतीय मेटल कंपनियों के पंख लगे हैं? दीपाली राणा हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आई हैं। दीपाली बताइए। इंडियन कंपनीज के लिए क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। कैसे वो बताएंगे, पहले न्यूज़ बता देते हैं। क्या दरअसल ट्रंप कुछ एक्शन ले उससे पहले चाइना एक्शन में आ गया है, और चाइना ने एक्सपोर्ट कर्ब्स को टाइटन किया है कुछ क्रिटिकल मेटल्स पर, जिसमें कि टंगस्टन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अलॉयज मेजरली हैं जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं। दरअसल जो टैक्स रिबेट्स मिलती थी वो 13 से 9% की रेंज में थी, लेकिन अब अगर हम एल्यूमिनियम की स्पेसिफिकली बात करें और कॉपर की बात करें तो ओवरसीज सेल्स पर जो टैक्स रिबेट मिलती थी वो 13% के आसपास थी, जिसको एंटायरली कर्ब कर दिया है चाइना ने। 1 दिसंबर से ये जो नियम है वो लागू होगा, और यही वजह थी कि अगर आप फ्राइडे को देखेंगे LME पर क्या जोरदार रिएक्शन एल्यूमिनियम पर आते हुए दिखाई दिया था। 8.5% उछला था ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के हाइस पर। कॉपर में भी 3 मंथ के लो से रिकवरी आते हुए दिखाई दी थी। एल्यूमिनियम पर ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है? क्योंकि अगर हम चाइना का ओवरऑल प्रोडक्शन देखेंगे तो पिछले साल ही 40 मिलियन टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन चाइना ने किया था, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन में हाफ से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन है जो कि चाइना की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अगर एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट्स देखेंगे चाइना की तरफ से तो वो भी अक्टूबर में भी 2-2.5 साल के हाइस पर रहे थे। 13% का सर्ज हमने फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में देखा था एक्सपोर्ट्स में चाइना के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों हमने बेस मेटल्स में उछाल आते हुए देखा है। अब एक्सपेक्टेशंस यही बन रही हैं कि जो बाकी कंपनीज हैं, जो बाकी नेशंस हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज होंगी। एल्यूमिनियम के प्राइसेस यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे जो एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर ज़्यादा तेज़ रिएक्शन आते हुए दिखाई दिया है, जिसमें नाल्को है, वेदांता है, हिंडाल्को है। हिंडाल्को लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है इंडिया में। यहाँ पर ग्लोबल डिमांड जो बढ़ेगी उसका बेनिफिट आते हुए दिखेगा। हिंडाल्को जो पोटेंशियली हायर प्राइसेस रह सकते हैं उसका एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली वेदांता की जो सब्सिडी है वेदांता एल्यूमिनिया, वो भी एक बड़ा प्लेयर है, तो उसके लिए भी एक बेनिफिशियरी खबर है। नाल्को के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज यहाँ से इमर्ज होते हुए दिखाई देंगी। तो चाइना के एक्सपोर्ट कर्ब होने से जो ग्लोबल सप्लाई रहेगी वो डेफिसिट हो सकती है चाइना की तरफ से, और बाकी नेशंस के लिए या फिर बाकी उन कंपनीज के लिए जो भी एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करती हैं या एक्सपोर्ट कर सकती हैं उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। चलिए देखिए, नाल्को इसीलिए आज सबसे ज़्यादा भागा है, करीब 9% के गेंस इधर। शिल्पा, आई थिंक हिंडाल्को आपको पसंद है, नाल्को भी खरीद रही हैं? जी बिल्कुल, नाल्को में भी हमारा कंटिन्यूस रिकमेंडेशन है। यहाँ पे 280 से लेके 320 के लेवल्स के लिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बुलिश हैं। लेकिन चाहे हिंडाल्को या नाल्को, ये थोड़े पोजिशनल ट्रेड्स भी रहेंगे, बिकॉज मेटल एज अ सेक्टर भी हमने देखा है काफी वॉलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे आपको एक व्यू थोड़ा पोजिशनल रखना पड़ेगा, मे बी एक नेक्स्ट सीरीज तक के प्ले के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि नाल्को आपको टुवर्ड्स 300 मूव करते हुए दिखे, एंड लाइक आई सेड हिंडाल्को टुवर्ड्स 720 750। ओके, तो नाल्को और हिंडाल्को दोनों में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। हिंडाल्को 720 का टारगेट और नाल्को में 300 की तरफ बढ़ सकता है ये काउंटर। मुथूट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। टॉप परफॉर्मर है इस बेसिस पर कि कंपनी ने कहा है कि FY25 में गोल्ड लोन की जो ग्रोथ पहले ये 15% एंटिसिपेट कर रहे थे, अब वो आएगी 25%, यानी कि उतनी डिमांड दिख रही है सेकेंड हाफ में। इसीलिए वो स्टॉक एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है आज के दिन। शरद जी, ये ऐसा यूनिक क्या हो रहा है मुथूट के साथ,
और क्या ऐसी परिस्थिति फिर मन्नपुरम के लिए भी मानी जाए, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कोई कमेंट नहीं आया था जहां तक मुझे याद है। देखिए जनरली तो दोनों कंपनीज एक ही लाइन पे ऑपरेट करेंगी। मुझे लगता है मुथूट मन्नापुरम आपको सिमिलर ही प्रोफाइल मिलना चाहिए। और अभी चूंकि ये रिसेंट आशीर्वाद वाले इशू की वजह से मेरे हिसाब से मन्नापुरम की वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो गई हैं। हालांकि मुथूट में हमने एक तरफा रनअप देखा है तो वहाँ वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आपको स्पेस पे बेट ही करना है तो प्रेफरेबली आप मन्नापुरम पे बेट करिए। जैसे जैसे आशीर्वाद वाला इशू रिजॉल्व होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर री रेटिंग आ सकती है। और डिमांड के साइड पे मुझे लगता है अभी थोड़ा ऑप्टिमिज्म, ये जो फेस्टिव मंथ है इस टाइप का ऑप्टिमिज्म आपको इन 3 महीनों में बहुत सी चीजों में रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके पहले का मूड काफी पेसिमिस्टिक रहा बहुत से कारणों से। हीट वेव्स, इलेक्शंस, मॉनसून्स एग्रेसिव थे, तो मुझे लगता है ये सब मिला के पिछले 3 महीनों से ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट करना काफी मुश्किल हो गया है। बट ये क्वार्टर के बाद मेरे हिसाब से एक्स्ट्रापोलेशन जब होगी तो ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक साइड पे भी ज्यादा होगी, जैसे जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स वगैरह भी आते हैं। तो मुझे लगता है ये प्राइमरीली जो मुथूट का आपको ऑप्टिमिज्म दिख रहा है वो फेस्टिव सीजन और शादी का सीजन दोनों एक संग क्लब हो रहा है, तो वहां से थोड़ा इनको ऑप्टिमिज्म आ रहा होगा। बट मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा अपसाइड शायद मुथूट में खोजना मुश्किल होगा। और जहां तक दोनों कंपनीज के साथ में परफॉर्म करने का सवाल है, ऑब्वियसली बड़े प्लेयर यही दो हैं और कुछ फेडरल बैंक जैसे बैंक्स हैं जो ठीक ठाक पोजीशन रखते हैं गोल्ड फाइनेंसिंग में। तो मुझे लगता है इन सबके लिए ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुथूट कुछ अलग करेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे गोल्ड फाइनेंस कंपनी में बातचीत थी। बेक काम करते हैं, 4 का चौका की तरफ चलते हैं। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन आज शिल्पा जी बताएंगी क्या पिक करना है ऑप्शंस में। उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार ये आएगा राजेश सतपुते जी के सौजन्य से। 4 के चमत्कार मानस पिक करेंगे और मिड कैप फंडा जो आज इस पैनल में फंडामेंटल एनालिस्ट है शरद जी, वो पिक करेंगे। ट्रेड्स पिक कर लेते हैं सिंस इट्स 2:47, 2:47 हो चुके हैं। शिल्पा जी बताइए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रही हैं आप? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा नौकरी में ऑन द पुट साइड। यहाँ पे मुझे लगता है कि आईटी में बहुत ज्यादा वीकनेस है और नौकरी यहाँ पे काफी वीक हो सकता है। बिलो 7500 टुवर्ड 7000 ये बहुत क्विकली मूव कर सकता है। तो 7500 का पुट जो रफली 115 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आज आप यहाँ पे 70 का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 170 का। इसके ऊपर नौकरी और फिसलता है नीचे तो ये पुट आपको टुवर्ड्स 220 से लेके 250 तक भी ट्रेड करते हुए मिल सकता है। ओके तो ये इनफैक्ट 7500 का पुट आप कह रही है इन्फो एज में लेकर चले, यानी कि यहाँ पर क्लियरली वो मंदी का ही कॉल इधर आ रहा है। अब आई थिंक एफएनओ सुपरस्टार राजेश सातपुते दे रहे हैं। हाँ राजेश जी बताइए। अर्षद जी देखिए, मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूंगा। मेरी नजर है चोला फाइनेंस पे। अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। 1200 पे प्रोप्राइटर भी खड़े हैं, तो ये आज थोड़ा आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली प्ले यहाँ पे आ रहा है। सो चोला फाइनेंस इज अ बाय। 1245 चल रहा है, 1220 का 1220 का स्टॉप लॉस रखे और एक स्विंग ट्रेड ले जिसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1280 से लेके 1310। यस, चोला फाइनेंस इज अ बाय। चोला फाइनेंस पाया है 1245 पे। मानस जी का 4 के चमत्कार पिक करते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, आई थिंक सिप्ला में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। सिप्ला अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे सिप्ला निकला है, तो यहाँ पर बिकवाली करनी है तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1470 के प्राइस चल रहे हैं सिप्ला के फ्यूचर में। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1501 का और टारगेट सेट करने हैं 1410 1410 के टारगेट के लिए आप सिप्ला के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 1460 का पुट ऑप्शन जो 17 रुपए में ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन में 7 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 50 रुपए के टारगेट सेट करिए 1460 के पुट ऑप्शन। ओके सिप्ला की 1460 का पुट ऑप्शन और सिप्ला शॉर्ट कॉल है। शरद जी मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप आज? आज हमारा मिड कैप फंडा होगा पॉपुलर व्हीकल्स। थोड़े दिन पहले कंपनी का आईपीओ आया था। कंपनी बेसिकली पूरी चेन को चेन में काम करती है। ऑटोमोबाइल में कंपनी गाड़ी बेचने से लेके गाड़ी की सर्विसिंग तक, सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री खरीद फरोख्त तक, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो पूरी वैल्यू चेन को वो कर रहे हैं।
और रिसेंटली कंपनी का फोकस धीरे धीरे जो सेकंड हैंड गाड़ियों की लेवा बेची है उस पे ज़्यादा है, क्योंकि वो बेटर मार्जिन, मोर मार्जिन अक्रेटिव बिजनेस है। इसके अलावा सर्विस पे भी कंपनी का खास ध्यान है, वहाँ पे भी कंपनी को लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ा फायदा होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट आईपीओ जो उन्होंने डेट रिपेमेंट करना है, जैसे-जैसे वो करते हैं, मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया बम्प अप आपको नंबर्स में उसकी वजह से भी दिखेगा। लगभग 200 करोड़ के आसपास की डेट रिपेमेंट की वो बात कर रहे हैं। तो 20-25 करोड़ जैसा बॉटम लाइन को हेल्प वहाँ से मिल जाएगा। और मेरा मानना है कि जैसे-जैसे ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, मारुति के तो ये सबसे बड़े डीलरशिप्स में से गिने ही जाते हैं, सर्विस सेंटर्स के हिसाब से भी। बट इसके अलावा भी टाटा, भारत बेंज, इन सब के भी इनके सेलिंग यूनिट्स हैं, तो उनकी भी सेल्स ये करते हैं। तो मुझे लगता है जैसे-जैसे ये अपना सर्विस और सेकंड हैंड व्हीकल्स वाला बिज़नेस को रैंप अप करते हैं, इसके अलावा जो जनरली भी इनकी स्पेस है, उसमें भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह की भी कुछ कंपनीज़ इन्होंने रिसेंटली एक्वायर की थी। वो भी इनके लिए फेवरेबली काम करनी चाहिए। तो आने वाले 1 से 1.5 साल में मुझे लगता है कि मार्जिन्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा, और ऊपर से काफ़ी बढ़िया करेक्शन भी स्टॉक ने देख ली है। तो डेट रिपेमेंट, मार्जिन इम्प्रूवमेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स वाला जो बिज़नेस है, प्लस सर्विसिंग वाला बिज़नेस है, वो जैसे-जैसे कंट्रीब्यूट करता है, हमें लगता है FY 26 में आसानी से कंपनी 14-15 रुपए जैसी अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 280-300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पॉपुलर व्हीकल्स। पॉपुलर व्हीकल्स आपकी बाय कॉल है इस वक्त, और आपकी स्क्रीन पे चार्ट भेज सकते हैं। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से, और सस्ता ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, और ये है इन्फो एच की 7500 की पुट फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 170 टू 70 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अगला ट्रेड आया आज राजेश जी के सौजन्य से, और उन्होंने पिक किया चार्ट का चमत्कार, नहीं माफ़ कीजिएगा, चोला इन्वेस्ट आज एफएनओ सुपरस्टार 1280-1310 के लक्ष्य के लिए 1220 का स्टॉप लॉस है। मानस ने पिक किया आज शॉर्ट कॉल इन एफएनओ सुपरस्टार, ये आपकी स्क्रीन पे सिप्ला फ्यूचर्स करीब पे 1410 पे 1501 का स्टॉप लॉस है। और अभी पॉपुलर को पिक किया शरद जी ने, इनकी कॉल याद रखिएगा, ये कोई डे ट्रेड नहीं है, स्विंग ट्रेड नहीं है, ये थोड़ा सा पॉपुलर व्हीकल्स को आपको मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से रखना है। स्क्रीन पे इंडेक्स अगर मैं इस प्राइस को भी लेके चलूँ 23,454, 23,455, तो मोर और लेस इट विल बी अ थर्ड क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 डे में आज अलाइंड है आपका करीब करीब 23,535 पे, बट ये डिसाइसिव क्लोज होगा उसके नीचे। बट निफ्टी बैंक अपने मतलब 200 डेमा को डिफेंड कर रहा है, और 200 डेमा पे हमें अब करीब करीब 3 वाइड लोअर शेडोज मिल गई। मानस, ये डिस्कशन अब करते हैं कि अगर मान लीजिए ये चांस बन रहे हैं कि निफ्टी बैंक अपने 200 डेमा को डिफेंड कर लेगा, और अगर एटलीस्ट एक पुल बैक ये 100 डेमा तक भी दे, मतलब कैलकुलेशन तो यही कहती है कि अगर पुल बैक आया तो वहाँ तक आएगा 51-200 तक। आपके मुताबिक उस पुल बैक में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन होगा अगर किसी स्टॉक पे रिवर्सल की कॉल लेनी हो तो? देखिए, अगर बैंकिंग क्षेत्र में रिवर्सल होगा तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक में ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर एचडीएफसी बैंक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, और बैंक निफ्टी कल के जो फ्राइडे का सेशन था उसके हाई को ब्रेक करता है 50,560 के आसपास, तो ये दोनों कंडीशन होती है, तब डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी में करीब करीब 700 से 800 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको नजर रखनी है दोनों पे, बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक पे। अगर दोनों कंडीशन मैच करती हैं तो बिल्कुल आपको वहां पर तेजी करनी है, करीब करीब 600-700 पॉइंट की तेजी के लिए। ये निफ्टी बैंक पर एक व्यू एफएमसीजी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एचयूएल देखिए, नेस्ले देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखिए, हल्की हल्की बढ़त आ रही है। इनफैक्ट एचयूएल में थोड़ा सा जहां ऊपरी लेवल से बाजार कुछ प्रेशर में आने लगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है स्टॉक, और नेस्ले भी अपनी चाल को थोड़ा सा और मजबूत कर रहा है। तो इस पॉकेट पर बात करेंगे। अमित, आप निकाल कर रखिएगा ये सारे ट्रेड्स, एचयूएल, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, क्या बेहतर लग रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन सरकारी कंपनियों की भी बात कर लेते हैं, जहां पर गिरावट का सिलसिला क्लियरली जारी है। आलम यह है कि निफ्टी का पीएससी इंडेक्स का मार्केट कैप 11 महीनों के लोस पर आ चुका है। अब इसी पर एक अपडेट कंचन दे रही है, बताइए कंचन।
फर्स्ट चॉइस बने होते थे, इस बार हमें काफ़ी बड़ी एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। जुलाई में जहाँ पे मार्केट कैप इनका अपने ऑल टाइम हाई पे था, वहाँ पे अब एक कहीं ना कहीं डेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सबसे पहले 5 PSU ऐसे हैं जहाँ पे हमें 50% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल गई है। इनफैक्ट 103 PSU ऐसे हैं जहाँ पे 40 to 49% का एक डाउनसाइड देखा गया है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जो कि इस टाइम पे पहुँच गया है अप्रॉक्सीमेटली 66 लाख करोड़ के आसपास, जो कि जुलाई में था 81.5 लाख करोड़ का। अब कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, एक बार उन पे भी नजर डाल लेते हैं। MTNL यहां पे 57% का एक डाउनसाइड देखा गया है। द सेम टाइम कोचीन शिपयार्ड की बात करी जाए तो यहां पे भी 56% का एक नीचे डेंट लगा है। साथ ही साथ चेन्नई पेट्रोलियम में 55%, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी 50% की एक गिरावट आई है। MSTC में साथ ही साथ 49%, इनफैक्ट मॉयल भी 49% तक लुढ़क चुका है। अगर आप देखेंगे तो रेलवे और साथ ही साथ जो डिफेंस के शेयर्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी गिरावट आई तो है, लेकिन गिरावट आने के जो पीछे का कारण है वो क्या माना जा रहा है? सबसे पहला कारण तो ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे देश की इकोनॉमी में मंडरा रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से केपेक्स स्पेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है। यही नहीं बल्कि जो हमने रिसेंटली बाजार के अंदर एक अच्छा खासा बुल रन देखा है, उसके वजह से जो वैल्यूएशंस है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं, जो कि अब कहीं ना कहीं करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज जो हम कभी ना भूले कि जो ये Q2 की अर्निंग आई है उसने कहीं ना कहीं जो पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स है उनको डेफिनेटली निराश जरूर किया है, जिसके चलते हमें ये PSU के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला है। स्टॉक्स में भारी बिकवाली, यहीं पर सबसे ज़्यादा तेज़ी भी बनी थी, तो जाहिर तौर पर लोग अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर चुके हैं, चाहे वो फंड्स हो चाहे वो कुछ चुनिंदा रिटेल निवेशक हो। FIIs ने तो किया ही है। शरद, इनमें से कोई स्टॉक जो आपको नंबर्स के लिहाज से अच्छा लग रहा हो? मिसाल के तौर पर आप हैल देखिए, हैल के नंबर्स वैसे बुरे नहीं थे। इनफैक्ट आज जेफरीज ने भी कहा 47.31 तक जा सकता है स्टॉक, लेकिन आज ऊपरी लेवल पर ये टिका नहीं है। अब अगर ये आपको 4000 के करीब मिले, खरीदेंगे क्या? कुछ ऐसे स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करके रखे हैं PSU वाले जहां पर शायद वैल्यूएशन अब थोड़े से कंफर्ट जोन के करीब आ रहा है? अक्रॉस द बोर्ड तो मैं नहीं कहूंगा। मुझे लगता है अब बेसिकली सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करने की जरूरत है PSUs में। अक्रॉस द बोर्ड आपको जैसा रनअप देखने मिला है वो काफी बड़ा था। अब अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है आपको वैसा रनअप नहीं मिले, लेकिन इस करेक्शन के बाद खास करके डिफेंस एक ऐसी स्पेस है, मुझे लगता है वो अगले 5 से 7 साल के लिए एक बहुत स्वीट स्पॉट में स्पेस है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बट अभी मेरे हिसाब से अगर आप 5 से 7 साल का व्यू ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंस का कोई भी स्टॉक लेके आपके लिए नुकसान करना पॉसिबल होगा। इंटरमीडिएटली उसके बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत आपका नुकसान हो, बट लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी मुझे लगता है ऑफसेट क्लॉज वगैरह क्लिक होके काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक्सपोर्ट मार्केट्स ओपन होंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि उसका समीकरण करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है आने वाला समय काफी पॉजिटिव रहने वाला है अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस स्टॉक्स के लिए। आपको अपना होल्डिंग होराइजन थोड़ा सा बड़ा करना होगा। अगर आप साल, 1.5 साल, 2 साल का ही व्यू ले रहे हैं तो मुझे लगता है शायद अक्रॉस द बोर्ड कहीं से भी पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो, बट जैसे जैसे आप अपना होराइजन एलोंगेट करेंगे वो बेटर होगा। जहां तक एक स्टॉक दिमाग में आता है, अभी रिसेंटली हमने इंजीनियर्स इंडिया रिकमेंड किया है, हमें लगता है कि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफी बढ़िया है। 240-250 तक के लक्ष्य आसानी से मिल जाने चाहिए। ऑयल एंड गैस में कैपेक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा PFC REC में आप PFC में खास करके ज्यादा बुलिश है, हमें लगता है 15 से 20% एनुअलाइज्ड रिटर्न यहाँ पे आसानी से आपको मिलते रहना चाहिए। और इसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है ONGC एक बेट है जो मुझे लगता है इवन ऑयल प्राइसेस पे, हालांकि मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, लेकिन ये वैल्यूएशंस पे मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। डिविडेंड यील्ड्स वगैरह रोबस्ट है। अगर 9-10 टाइम भी ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से आपको 400 रुपए के आसपास तक के लक्ष्य मिल सकते हैं। तो ये 4-5 स्टोरीज है जो ऑफ हैंड मुझे समझ आ रही है। और डिफेंस आपको थोड़ा सा अपना व्यू एलोंगेट करना होगा 5 से 7 साल के लिए, तो मुझे लगता है यहाँ से भी काफी पैसा बनने की गुंजाइश है। EIL जैसी अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दीजिए। 250 का आप टारगेट दे रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे मैंने प्रॉमिस किया था एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव FMCG कंपनियों पर, HUL, नेस्ले, अमित ने वो चार्ट्स टटोल लिए हैं। और मार्केट बिग वॉइस में टाटा म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी राहुल सिंह से भी होगी बातचीत आगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी का अड्डा में। और चलिए अब एक काम करते हैं थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, और डे रेट से बढ़ के बाजार किन लेवल्स पे आपके अप्रोच एज इन्वेस्टर क्या होनी चाहिए बातचीत करते हैं। श्री राहुल सिंह CI इक्विटी टाटा म्यूचुअल फंड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और जब आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, हम एक फियर की बात कर रहे थे कि अर्निंग सीज़न कैसा रहेगा। अर्निंग सीज़न निकल भी गया, बहुत पेनफुल रहा और प्राइस डैमेज उसके अगेंस्ट बहुत सिवियर हुआ। बट मतलब यही पूछना चाहता हूँ सर कि जिस प्रकार का ये अर्निंग सीज़न रहा, जिस प्रकार की अब प्राइस कूल ऑफ हो गई है, दैट्स इनफ या फिर अभी प्राइस डैमेज और बाकी है अभी? देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको मैं अगर इसको संदर्भ में डालूं तो हमारी मार्केट्स के लिए 3 चीज़ें जो है सही जा रही थी। एक तो हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरा चाइना का परफॉर्मेंस ना होना या उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन होना, और तीसरा कि यूएस में अनसर्टेनिटी थी इलेक्शंस की। अब तीनों चीज़ें जो हैं थोड़ा हमारे अगेंस्ट जा रही हैं। हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ, आपने देखा रिजल्ट सीजन में भी जो हम 10-12% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी EPS की फिस्कल 25 में, वो अब घट के 6% रह गई है। दूसरी तरफ चाइना में एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ श्योरिटी है कि रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गया और वैल्यूएशन गैप काफ़ी था, अभी भी है काफ़ी। और तीसरी चीज़ ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद US डॉलर स्ट्रेंथ की एक वेव बनी है और उससे इमर्जिंग मार्केट में आउटफ्लोज कंटिन्यूड रहेंगे मेरे को लगता है। और उसकी वजह से, ये तीनों चीज़ों की वजह से जो है एक मार्केट में एक लल या एक ऐसा पीरियड से हम गुजरने वाले हैं जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होने वाला है। और ये जो हम थीमेटिक मार्केट देख रहे थे, जो नैरेटिव ड्रिवन या जो सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट था, जहां की डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, PSUs, रियल एस्टेट, ये सारे अच्छे एक साथ कर रहे थे पिछले 12 से 24 महीने, आई थिंक वो फेज ओवर हो चुका है। और अब हम उस फेज से एक बॉटम अप स्टॉक मार्केट, एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन या स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट की तरफ हम जा चुके हैं। और यही फेज मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने रहने वाला है। अब इसमें शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना और करेक्ट हो सकता है, या केवल टाइम करेक्शन होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। और ये डिपेंड करेगा कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं और वो इंडेक्स में क्या वेटेज है। सो ये सब की ज़्यादा मायने नहीं रहती है मेरे हिसाब से। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट से हम स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। एंड वैल्यूएशन अभी ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैनिक है, लेकिन हम एक्सपेंसिव अभी भी हैं, चीप तो नहीं है। उस हिसाब से हमें थोड़ा और टाइम करेक्शन, मुझे लगता है टाइम करेक्शन की एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए। और रिटर्न्स बनाने विल बी मोर हार्डर, धीरे धीरे बनेंगे रिटर्न्स, और स्टॉक सिलेक्शन से बनेंगे, ना कि इजी वे ऑफ मेकिंग रिटर्न्स थ्रू सेक्टर सिलेक्शन। जी हाँ, तो राहुल जी के पहले प्रश्न के उत्तर में टाइम वाइज करेक्शन शायद ही कंटिन्यू करें। चीप हम यानी तर्कसंगत प्राइसेस स्क्रीन पे अभी भी नहीं है। अच्छा, फिर राहुल जी अर्निंग्स पे रहते हैं। पूरी अर्निंग्स को 2 भागों में अगर बांटें तो स्पेशली जो बैंक्स थे और फाइनेंशियल्स थे, वहाँ पर अर्निंग्स आपको कैसी लगी? और रिकवरी पाथ में बैंक्स और फाइनेंशियल्स का क्या रेस्ट ऑफ द मार्केट से जो पुल बैक होगा या रिकवरी होगी, ज़्यादा क्या पेसी होगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो हमारा अभी एक भी रेट कट नहीं आया, और शायद उसकी जो संभावनाएं थी वो धूमिल भी लग रही हैं कंसिडरिंग आई थिंक रीसेंट इन्फ्लेशन फिगर्स। आपका अनुमान क्या है, पहले कौन रिकवर करेगा, बैंक्स, फाइनेंशियल्स? इस बात की गुंजाइश ज़्यादा है क्या? बहुत ही सही सवाल है आपका। और देखिए, बैंक्स के फेवर में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनकी वैल्यूएशन बाकी मार्केट से कंपेयर करें तो उनकी एकमात्र सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन अपने 10 साल के एवरेज के करीब है, या किसी किसी केसेस में तो उनसे नीचे भी है। तो सबसे पहले तो वैल्यूएशन सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है सेक्टर से, क्योंकि सबने अज्यूम किया था कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे, मार्जिन कम होंगे, NPLs बढ़ेंगे या क्रेडिट ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। अब कुछ चीज़ें तो प्ले आउट हो गई हैं, जैसे क्रेडिट ग्रोथ स्लो था, डिपॉजिट ग्रोथ वाज लैगिंग,
तो वो प्ले आउट हो चुका है। वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर और ऐसा सिचुएशन रह सकती है, और जब हम अगले साल की तरफ देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में ज्यादा गैप नहीं रहेगा जो कि अभी है। दूसरी बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट मार्जिन कट हमने अज्यूम किया था फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, वो अगर रेट कट्स नहीं होते हैं या डिले होते जा रहे हैं, यार आपने देखा अगर यूएस में भी अगर यूएस इकॉनमी रिकवर करती है, इन्फ्लेशन वापस आती है, तो रेट कट्स होने की शायद उम्मीदें कम हो जाती हैं, तो उससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा अगले साल के लिए, जहां की एक्सपेक्टेशंस लो हैं। तो एक तो वैल्यूएशन कम है, एक्सपेक्टेशंस लो हैं, तो एक तरीके से हमें कंफर्ट अगर आज मार्केट में मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे बैंकिंग सेक्टर में काफी कंफर्ट दिखता है। और अब हम उस दौर के नजदीक पहुंच रहे हैं जब बहुत सारी जो नेगेटिव्स हमने सोच के रखी थी वो प्ले आउट हो गई है या हो जाएंगी अगले 1-2 क्वार्टर में। तो मुझे लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बैंकिंग सेक्टर जो है मार्केट को एक तरीके से सपोर्ट कर सकता है, इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है, और आउट परफॉर्म तो जरूर करेगा, क्योंकि बहुत सारी, अब आरबीआई भी अगर आप देखें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स अनसिक्योर्ड लेंडिंग में जो उनको दिख रही हैं वो समय आने के पहले ही वो काफी कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो एक तरीके से जो सिस्टमिक प्रॉब्लम होती थी बैंकिंग सेक्टर में कि एनपीएल का एक साइकिल होता था कि पहले बहुत क्रेडिट ग्रोथ होती थी, फिर एनपीएल की डीप साइकिल होती थी, वो साइकिल अब उतनी डीप नहीं होगी और काफी शैलो होगी। तो ये एक सिस्टम लेवल पे इम्प्रूवमेंट हुआ है जो कि एक सॉफ्ट फैक्टर है, जो कि आगे जाके अगले साल अगर मैं अगले 12 महीने देखूं, 15 महीने देखूं, तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर की ईपीएस ग्रोथ मार्केट की ईपीएस ग्रोथ से ज्यादा हो सकती है, और जबकि वैल्यूएशन मार्केट की वैल्यूएशन से कम है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से सेक्टर के लिए। तो राहुल जी, जिस तरह का कंफर्ट बैंक्स और एनबीएफसीज आपको इस समय दे रहे हैं, ऐसा कोई और दूसरा सेक्टर है क्या जो इसी तरह का कंफर्ट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन? देखिए, विजिबिलिटी तो काफी सेक्टर्स में है, ये नहीं बोलूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में नहीं है, लेकिन वहां वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है। अगर दोनों का मैं कॉम्बिनेशन देखने जाऊं तो मुझे लगता है फार्मा और हेल्थ केयर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं है, और विजिबिलिटी है काफी अच्छी। कंपनी बाय कंपनी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एज अ सेक्टर लेवल विजिबिलिटी काफी बनी हुई है वहां पे। और अभी भी जब मैं प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशंस या रिजल्ट्स देखता हूं तो मुझे लगता है अभी भी एट द मार्जिन थोड़ी पॉजिटिव सरप्राइज आ रही है उस सेक्टर से, और वैल्यूएशंस बढ़े हैं पिछले 1 साल में, ये मैं नहीं बोलूंगा नहीं बढ़े हैं, जैसे बैंकिंग जैसा नहीं है वैल्यूएशन, लेकिन इंटायर मार्केट से अगर कंपेयर करूं तो वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं या रिस्पेक्टेबल हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेक्टर से बिल्डअप अभी भी नहीं हुआ है। तो ये दोनों सेक्टर मुझे लगते हैं कि कॉम्बिनेशन में थोड़े बहुत फिट बैठ रहे हैं अभी भी। तो फिर इस समय अगर आपने कुछ पोजीशनिंग लेनी हो, यू नो वेयर द मार्केट इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपका बायस किस तरह की थीम पर रहेगा? क्योंकि अर्निंग्स विजिबिलिटी आगे शायद सभी कंपनियां कह रही हैं कि H2 थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आप क्या ऑटो कंपनियों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो सबने कहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो? एक तो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, वहाँ पर ऑफ कोर्स कंज्यूमर डिमांड, ऑटो लोन्स की भी अच्छी खासी है, वो बैंक्स ने भी रिफ्लेक्ट किया है। तो ऐसे कुछ तार क्या जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें मार्केट को, जैसा मैंने पहले ही बोला, एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। हमें ये सेक्टर के नजरिए से देखना अभी कुछ दिन तक इसे स्थगित रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज खत्म हो चुका है। अब हमें कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, और अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक फिर भी देखना चाहते हैं तो बैंकिंग, फार्मा मैंने बोला। अगर मार्केट कैप वाइज देखना चाहें तो मुझे लगता है लार्ज कैप में ज्यादा वैल्यू है आज, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मार्केट है वो आज कंपनी स्पेसिफिक, कौन सी कंपनी जो ग्रोथ में सरप्राइज कर सकती है, जो अपनी बिजनेस मॉडल या प्रोसेस या प्रोडक्ट को कैसे वो अपने आप को चेंज कर रही है, सो दैट वो अपने इस स्लोइंग डाउन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी स्लो भी होती है तो कैसे सरप्राइज कर सकती है। आई थिंक इस तरीके की स्ट्रैटेजी, इस तरीके की फंड ज्यादा काम करेगी। इनफैक्ट हमारा एक इनोवेशन फंड NFO भी चल रहा है जो कि इन्हीं टाइप की कंपनीज पे फोकस करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये सेक्टर लेवल की सोच से हटके अभी थोड़े दिन तक या कुछ क्वार्टर्स तक मेरा मानना है कि कंपनी स्पेसिफिक
पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड मार्केट जो है अब कुछ दिनों तक या 12 से 24 अगले 12 से 24 महीने मुझे लगता है कि मार्केट कंपनी स्पेसिफिक होगी। थोड़ा बहुत लार्ज कैप, थोड़ा बहुत बैंकिंग, फार्मा में हम फिर भी एक ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा काफी कुछ ये कंपनी या स्टॉक लेवल मूवमेंट्स होने वाले हैं। अच्छा राहुल जी, एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्योंकि इस स्पेस में प्राइस आई थिंक स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कैपिटल गुड्स, LNT हो गया, हालांकि आप स्टॉक्स पे से बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका पूरे सेक्टर में जानना चाहूँगा व्यू में। कमिंस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, देन ABB, सिमेंस, बट आपने वो FY25 के जो फर्स्ट हाफ के केपेक्स था, बोथ आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसमें एक सब्सटेंशियल डिप था YOY बेसिस पे, और मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शंस उसका एक बड़ा कारण थे। बट आपको क्या भी लग रहा है, आई मीन ये जो H2 है उसमें कैपेक्स में एक सब्सटेंशियल जंप आएगा, जो शॉर्टफॉल रह गया था क्या वो सरकार पूरा कर लेगी, और ऐसे में कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है? मुझे लगता है कि वो जंप आएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर टैक्स रेवेन्यूज देखें या जो फोरकास्ट देखें, अगर नहीं जंप आएगा तो हमारी फिस्कल डेफिसिट इस साल जो बजटेड नंबर्स थी उससे काफ़ी कम आएगी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है बजट में, चूंकि रेवेन्यूज में कोई कमी नहीं आई है। तो हो सकता है थोड़े बहुत लीड लैग्स 3-4 महीने इधर उधर कभी कभी अवार्ड्स होने में या टेंडर्स होने में या स्पेंडिंग में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन मुझे लगता है जब तक कि फिस्कल सिचुएशन कंफर्टेबल है ये लीड लैग चलते रहेगा। जब तक कि फिस्कल सिचुएशन में कोई प्रेशर नहीं आता है तब तक ओवरऑल स्पेंडिंग में मुझे नहीं लगता हमें नेगेटिव होना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर आप पिछले 3 या 4 साल का बजट देखें तो बहुत क्लियर रहा है कि ओवरऑल सब्सिडीज कम करने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना है। तो वो ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कोई कमी आने वाली है या उस पे हमें कोई उसका हमें कोई फियर होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछूं सर, बहुत संक्षेप में। ये आज से जिस प्रकार का प्राइस डैमेज FMCG में बीते 2 महीने में हुआ है, ये हमने मेरे ख्याल से मैंने तो अपने करियर में देखा नहीं। क्या आज से लगभग 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद सर किसी FMCG फंड को लेने का वक्त आएगा क्या, कंसिडरिंग द प्राइस डैमेज वी हैव सीन इन आई थिंक 2 मंथ्स? देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अब सिचुएशन ऐसी है कि हर कंपनी डिफरेंट है। देखिए, जब इकोनॉमी स्लो या मॉडरेट ग्रोथ में चलती है, जैसे कंजम्पशन का अगर हम आज कंजम्पशन की जिक्र करें तो कंजम्पशन में बहुत मूविंग पार्ट्स हैं। रूरल इकोनॉमी रिकवर कर रही है बट बहुत स्लो। अर्बन में कुछ चीज़ें बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं, जैसे लग्जरी या ट्रैवल टूरिज्म, और कुछ सेगमेंट्स में काफ़ी स्लो डाउन है, जैसे फैशन या रिटेल। तो ये बहुत मिक्स पिक्चर है। और इसमें मैं ये डिस्कशन जो है FMCG से बढ़ा के मैं पूरे कंजम्पशन स्पेस पे लाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन एज अ थीम देखें तो हमारे पास अभी भी इनफ कंपनीज हैं हमारे सैंपल सेट में, जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे या तो हमें थोड़ी पोटेंशियल दिख रही है ग्रोथ वापस आने की, या फिर हमें अभी भी किसी कंपनीज में लग रही है कि नहीं, ग्रोथ स्लो डाउन कैन कंटिन्यू और 2-3 क्वार्टर चल सकता है। तो हर कंपनी को हमें अलग से एसेस करना पड़ता है। और FMCG में भी कोई डिफरेंस नहीं है। FMCG में बस डिफरेंस यही है कि क्योंकि रूरल डिपेंडेंसी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत हमें रूरल मार्केट की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि रूरल मार्केट में रिकवरी जो है या डिमांड रिकवरी है वो कितनी स्लो है। फास्ट तो रिकवरी नहीं होने वाली है, ये बात तो तय है। और कितनी स्लो है और हर कंपनी की पोजीशनिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है, और वैल्यूएशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। उसका अगर मैं पूरे FMCG फंड के बारे में ये एनालिसिस लेके उसका निष्कर्ष निकालना चाहूं तो मेरे ख्याल से वो सही तरीका नहीं होगा सोचने का। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टॉक स्पेसिफिक ना होते हुए भी इस चर्चा को हमने बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक एक
अंतिम चरण तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पे अपनी बात रखने के लिए। निफ्टी करीब 23,460 और निफ्टी बैंक करीब 50,412। कोई भी हालात हो, निफ्टी की क्लोज़ ये ख़राब क्लोज़ है, कोई भी हालात हो निफ्टी बैंक का ये क्लोज़ अच्छा क्लोज़ है। और एक बात आपको सुबह की याद होगी, चाहे वो 7 बजे की हो, चाहे वो 8 बजे की हो, चाहे 9 बजे की हो, एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा था कि वो मंथली पुट राइटर्स एट 50,000 एंड देयर कन्विक्शन टू स्टे एट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो काफ़ी कन्विंस कर रहा है कि ये शायद 50,000 के जोन को ना तोड़े, और नहीं तोड़ा। बट याद रखिएगा, एक वीक कॉल राइटर परसिस्ट करता है 50-500 पे, स्टिल वो जोन अभी निकला नहीं है। मैं रणनीति पे क्या है आऊँगा, बातचीत करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, पहले जरा ट्रेड्स ले लेते हैं यहाँ पर, सारे BTST ट्रेड्स कल के लिए, मंगलवार के लिए। प्रकाश सर से शुरू करते हैं। प्रकाश सर बताइए क्या कैरी करेंगे आप सर कल के लिए? आई थिंक है तो मार्केट वीक, लेकिन एक स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है अंबुजा सीमेंट। ट्रेड कर रहा है 550 पर, स्टॉप होगा 546 पर, सिर्फ 4 रुपए का। अपसाइड अगर मूव मिलता है तो 560 के टारगेट नजर आते हैं, तो अंबुजा सीमेंट पर ध्यान रहे ऑन द लॉन्ग साइड। पुल बैक ट्रेड अंबुजा सीमेंट। ओके, अंबुजा सीमेंट में एक पुल बैक ट्रेड 560 का टारगेट रहेगा। अमित, वैसे FMCG पर मैं आपसे राय लेना चाह रही थी, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन इस समय कोई BTST STBT है तो बताइए। जी मैम, मॉर्निंग में मैंने गेल में शॉर्ट दिया था अराउंड 188 के लेवल पे, उसी ट्रेड से कंटिन्यू करूंगा। गेल का स्ट्रक्चर वीक है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लेंगे 188 की तरफ। टारगेट्स हमारे 180 के रहेंगे गेल पे। ओके, गेल पे आपके अगर आप देखिए 180 के टारगेट्स। कविता जी आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? या सो वीरेन जी, मैं एक प्रीएम्प्ट ट्रेड लेना चाह रही हूँ, दैट इज फ्रॉम PSU बैंक, निफ्टी बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में 240 पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है अराउंड 50 lakhs का, तो ये एक सपोर्ट का तरह काम करना चाहिए। विद स्टॉप लॉस ऑफ 239 आप बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 251 के प्राइस टारगेट के। चलिए, तो कविता जी कल 2 क्या चीज़ें कैरी कर रही हैं, एक याको और एक बैंक ऑफ बड़ौदा को। 241 या पक्का आएगा कल की बात, कल बता रहा हूँ मैं आपको। शिल्पा जी आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, लॉन्ग साइड की तरफ ही रहेगा JSW स्टील में। यहाँ पर मुझे लगता है इसमें भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है, तो 930 की स्टॉप लॉस से यहाँ पे आप लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 980 to 1000। ये JSW स्टील में एक मौका। राजेश सातपुते बताइए आप क्या पिक करेंगे? अच्छा जी, देखिए सुबह मैंने कोलगेट दिया था। मुझे लगता है कि जिस तरह से FMCG काउंटर्स यहाँ पे ओवरसोल्ड है, यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए। सो कोलगेट इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 2720 का, और कल का इसका टारगेट है मेरा 2850 का। मानस आपका ट्रेड? मानस आप क्या पिक करेंगे? तो देखिए, बर्जर पेंट्स यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बर्जर पेंट ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 480 रुपए 50 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 487 का। 487 के स्टॉप लॉस से बर्जर पेंट के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 465 तक के टारगेट पहुंच। ओके, देखिए ट्रेड्स पूरे हो गए। अब आइए जरा आप ऑप्शंस के स्टैट्स के मुताबिक रणनीति ले जाएंगे यहाँ से। प्लीज़ वो कॉल्स और पुट्स लिखे आइए। फिर देखिए, निफ्टी का ये क्लोज आ रहा है बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फाइनली, विद स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आई थिंक निफ्टी IT इन वीकनेस और रिलायंस इन वीकनेस। तो टेक्निकली आप एक ख़राब जोन में क्लोज हो रहे हैं, आपके पास वायलेशन ऑफ 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और एक और चीज़ आप देखिए, पुट राइटर्स अगर कहीं पर कन्विंसिंगली बैठे हैं तो अगेन वही पॉइंट है 23,200, मींस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लस्टर। और बहुत कन्विंसिंगली अगर कॉल राइटर कहीं बैठा है तो वो है 23,500 विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 70 lakhs। निफ्टी पे अगर आप शॉर्ट हैं तो आप रह सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, बट एक बात याद रखिएगा, एज पर दीज स्टैट्स उस शॉर्ट पे जो आप कल के लिए कैरी करेंगे इन दिस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
कम से कम नहीं तो आप समझ लीजिए अगर ये क्लोज मेरे को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी पे 23,456, तो किसी भी वक्त 23,641 यानी करीब करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठेगा और 150 पॉइंट वैल्यू एट रिस्क है। तो आप लॉजिकली सोचिए हो क्या रहा है। एट 23455 फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 23200 करीब करीब 250 पॉइंट का रिवॉर्ड और 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये मैंने आपके सामने रख दिया, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कैरी कर लीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे 50,000 पे पुट राइटर है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब गुरुवार को, और आज सुबह बताया था और फिर बता रहा हूँ। जरा प्लीज़ स्टैट्स लेके आइएगा। हमारी ट्रेजेक्ट्री है क्लोज होने की करीब करीब 50,360। अब आप जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखिए। 50,000 पे 18 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, 100 पे 5 पीस यानी कितना हो गया 23, और 900 पे करीब 4, अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। तो ना यहाँ पे शॉर्ट बनता है, और अभी भी क्योंकि 50-500 पे 11 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, ये भी एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ कुछ मत कैरी करिए। हम निफ्टी बैंक को हाथ तब लगाएंगे जब निफ्टी बैंक 50-600 के ऊपर निकल जाएगा, तब फॉर ए पॉसिबल स्विंग टूवर्ड्स 51-200 जहाँ पे 100 डे में अलाइंड है, हम एक ट्रेड खेलेंगे। अदरवाइज रहने दीजिए। अभी बैंक निफ्टी क्लियर सेंस नहीं दे रहा है, और बैंक निफ्टी में इट्स ओनली HDFC बैंक जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, तो उसके थ्रस्ट को अभी कन्विक्शन में कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे दोनों पे मैंने अप्रोच आपको समझा दी। अब ले आइए ब्रेथ क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पे। 47 लॉन्ग्स करीब करीब 47, और 27 में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, 88 में शॉर्ट है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 16 में। स्लाइड्स लेके आइए एक एक करके, किन किन में आज लॉन्ग्स थी, और लॉन्ग्स में आई थिंक मेटल्स का आज काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं ना, आई मीन मेटल्स कमांडिंग पोजीशन में थे। नाल्को, देन आई थिंक उसके बाद आई थी फर्स्ट बैंक, चोला, हीरो मोटोकॉर्प, पोस्ट अर्निंग्स, RBL बैंक, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था। सेकंड स्लाइड आएगी उन स्टॉक्स की जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, उसमें मुथूट फाइनेंस, हिंडाल्को, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, क्रॉम्पटन, वेदांता, इप्का लैब्स। आज मेटल्स की अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है शॉर्ट कवरिंग शीट पे भी। देन शॉर्टिंग, और इस क्रम में IGL, MGL, गुजरात गैस। आज इन स्टॉक्स के लिए दिन खराब रहा, ये महीना खराब था, बीता महीना खराब था, और जिस प्रकार की डेवलपमेंट है आई थिंक इस कार्यक्रम में चर्चा भी हुई। एक बहुत ही जिसे कहना बुरा दौर जो है वो अभी भी चल रहा है और शायद परसिस्ट करे। बाकी ओरेकल फाइनेंशियल्स, ग्लेनमार्क फार्मा बैकफुट पर है, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ। और आखिरी स्लाइड आएगी जहाँ प्रॉफिट्स कैश पे कन्वर्ट हुए, उसमें LTI माइंट्री, सिंजन, बाटा, ICICI लोम्बार्ड और आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्राइस क्रैक हो रहे थे। और एक दो स्टॉक्स रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, मतलब थोड़ा इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से। जब भाषा मैंने कार्यक्रम शुरुआत की थी तो निफ्टी IT में थोड़ी रिकवरी आ रही थी, बट फाइनली ये जो प्राइस है एक ही सेशन में 3 बड़े एवरेजेस तोड़ के ट्रेड कर रहा है। मानस, IT की क्लोजिंग लग कैसी रही आपको? देखिए IT की क्लोजिंग खराब है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज बीच हुए हैं, उसके नीचे निफ्टी IT इंडेक्स गया है। मेरे ख्याल से अब 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 40,400-500 की रेंज में है। तो आई थिंक 1 से 2 दिनों में गिरावट अभी और बढ़ सकती है IT में। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस गिरावट में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखें। लेकिन जिस तरह का मूव ये जाते जाते सभी FMCG प्लेयर्स ने दिखाया है, अमित, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको शायद कॉन्फिडेंस दे रहा है? क्योंकि आप देखिए क्लोज FMCG इंडेक्स का नियरली 1% ऊपर, 600 पॉइंट की तेजी। जी मैम, पर्टिकुलरली आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले की बात की। देखिए तो दोनों ही स्टॉक्स 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट ये दोनों काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। वीकली चार्ट्स में देखें तो दोनों ही स्टॉक एक अपने सपोर्ट जोन पे खड़े हैं। प्राइस और RSI का देखें तो वहां पे एक डाइवर्जेंस हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली फ्रॉम ओवरसोल्ड लेवल्स डेफिनेटली ड्यू है। लीवर की हम अगर पर्टिकुलरली बात करें, करंटली 2423 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हैमर कैंडल बन रहा है फ्रॉम सपोर्ट से। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 2375 स्टॉप लॉस होगा और एक रिलीफ रैली टुवर्ड्स 2500 2550 पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम नेस्ले की बात करें, वहां पे भी स्ट्रक्चर सेम है। वीकली सपोर्ट से एक डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक रिलीफ रैली पॉसिबल है। आज का लो जो कि लगभग 2171 के आसपास है, उसको स्टॉप रखेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 2250 2275। तो शॉर्ट टर्म रैली दोनों में पॉसिबल है। यहाँ पे मैं एक ITC ऐड करना चाहूंगा। ITC अपने 200 डेमा पे आके
मैम क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है, वीकली देखे तो वहाँ पे एक वीकली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो आईटीसी अगर 460 के लेवल सस्टेन करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक 480 485 तक के भी पुलबैक्स आईटीसी में पॉसिबल है। ओके, तो ये आईटीसी में भी एक देखिए विकल्प अच्छा मिल रहा है, हल्का सा पुल बैक यहाँ पर जाते जाते, शायद इस पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। अच्छा, फटाफट से लेकर आते हैं आपके लिए इस समय वो ट्रेड्स जो शायद बैन में जा सकते हैं। दिखाइएगा वो डेटा पॉइंट्स कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है। नाल्को देखिए, नाल्को में आज क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 9% के गेंस, अब 103% की पोजीशंस यहाँ पर आ रही हैं। तो शायद ये वायदे के बैन में जा सकता है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट ताज़ा है। एक ही स्टॉक है क्या आज डायरेक्टर साहब? हाँ, चले तो एक ही है ये वायदे बाजार का, बैन लिस्ट में कल सुबह देखेंगे आज शरीक होता है या नहीं, वरना ये स्टॉक वैसे भी रेडार पर रखेंगे। आखिरी 2.5 मिनट मार्केट का एक स्विंग बैक की कोशिश हमने देखी। 23,500 पर काफ़ी रेजिस्टेंस था, एक दो दफ़ा ट्राई किया लेकिन ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया है। मिड कैप इंडेक्स जहां पर हमने ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी, इवेंचुअल क्लोज जो है वो हल्का सा फ्लैट ही आएगा। 100 पॉइंट ऊपर था मिड कैप इंडेक्स एक टाइम दिन के दौरान, उससे ज़्यादा की तेज़ी इनफैक्ट देखने को मिली थी, लेकिन टिका नहीं है। ये आपके लिए सिचुएशन क्लियरली बनती हुई दिखाई दी है। आखिरी 2 मिनट रह गए हैं तो आपको मैं इनफैक्ट बता दूं, लास्ट आवर में ट्रेंट अटेम्प्ट कर रहा है, ब्रिटानिया अटेम्प्ट कर रहा है, टाटा कंज्यूमर अटेम्प्ट कर रहा है कि हम पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर क्लोज दिखाए। ट्रेंड से तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ब्रिटानिया बायो विस्का पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा एंड करीब करीब ₹1.5 की बढ़त पर आईटीसी क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। तो एफएमसीजी इंडेक्स का जो हाल वीरू भी मेंशन कर रहे थे और जो हमने अमित के साथ भी डिस्कस किया, वो आपकी स्क्रीन पर है। वहाँ पर लोग थोड़ी सी पोजीशंस कैरी करके जा रहे हैं। चलिए अब लेकर आते हैं मार्केट का हाल, और ये देखिए स्क्रीन हमारी ऐसी दिख रही है कि आज के पूरे उतार चढ़ाव के बीच, जहाँ पर आज सुबह में हमने कोशिश ज़रूर की थी 500 के ऊपर टिकने की, लेकिन ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं हम बिता पाए। फाइनली 70 पॉइंट की गिरावट पर या 67 पॉइंट की गिरावट पर आज क्लोज देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक का साथ मिला है इस मार्केट को, 177 पॉइंट के गेंस पर ये इंडेक्स जाकर क्लोज हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स इसने ज़्यादा बेहतर समय दिखाया है आज के दिन। अब फिलहाल एक बहुत ही फ्लैट क्लोज 20-22 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है, लेकिन पेन कहाँ था? तो निफ्टी आईटी इंट्राडे में 1200 पॉइंट का नॉक ले चुका है, क्लोज आ रहा है 950 पॉइंट की गिरावट पर, लेकिन तभी भी 2-2.25% का नुकसान देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जाहिर तौर पर आज नेगेटिव है। अब लेकर आते हैं आपके लिए पूरा सेक्टोरल सिचुएशन। निफ्टी मिड कैप जाते जाते अपने सारे गेंस को क्लीन आउट कर रहा है। ऑयल एंड गैस में प्रेशर था, आज फार्मा स्टॉक्स नहीं चले, 1% की गिरावट रही और सीपीएसई इंडेक्स फ्लैट था। सुबह में आपको याद होगा जब हमने ओपन किया था ना, मेटल्स ही था जो फिलहाल फेवर में था और कैपिटल गुड्स ठंडा हो गया। मेटल की तेजी 160 पॉइंट की रही। एफएमसीजी ने इनफैक्ट थोड़ा सा फोरफ्रंट संभाला है, तेजी हुई है और ऑटो स्टॉक्स आधे % के गेंस दिखाने में कामयाब रहे हैं। बैंकों में थोड़ा सा असमंजस था, लेकिन पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। पीएसयू बैंक इंडेक्स हो, आपका निफ्टी फाइनेंशियल्स हो, उन सब में हल्की हल्की बढ़त देखने को मिली है। तो ये फिलहाल आपके लिए सिचुएशन है। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, और हीट मैप में क्या उभर कर आया है? हिंडाल्को, ये एक आउट परफॉर्मर। हिंडाल्को के साथ बाकी मेटल्स में टाटा स्टील तेजी में रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी बनती दिखाई दी। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स पर भागा ये काउंटर। साथ ही आप एचयूएल देखिए, एचयूएल के साथ नेस्ले देखिए, ये तेजी वाले काउंटर्स। एचडीएफसी बैंक और कोटक दोनों का साथ था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ था, इसीलिए मिड क्या ये जो बैंक निफ्टी है वो लगभग 190 पॉइंट ऊपर रहा। लूजर्स में ऑफ कोर्स टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, बीपीसीएल, विप्रो, सिप्ला, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिला। तो अटेम्प्ट था एक रिकवरी का, लेकिन रिकवरी स्क्रीन पर क्लियरली वीरू आज टिकी नहीं है। मुझे तो ज़्यादा निराशा मिड कैप इंडेक्स से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी बनी थी और फाइनली इसने भी हाथ खड़े कर दिया। जय हाथ खड़े कर दिए इसने। अभी हम तेज़ी के साथ नहीं हैं, और इसे क्या कहेंगे हर्षदा डायग्राम को आप? ये चिमटा भी नहीं है, ये कौन सा जानवर है हर्षदा? ये कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है आपको? वीरू, मेरे को ना ये आपने वो देखिए मून जेलीफिश देखिए, उसके टेंटिकल्स लग रहे हैं, वो बस स्टिक कर जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। वो वैसा ही लग रहा है मेरे को।
ठीक वैसे ही लग रहा है। मैं सोचता चिमटा है, क्या है ये, केकड़ा है, कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो जनाब ऐसे करके देखें तो भी कुछ सेंस नहीं मिल पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, लगता है अभी वक्त लगेगा इसको समझने में। क्लोज ख़राब है बट बैंक निफ्टी का क्लोज स्टिल बेटर है। बट यस, निफ्टी आईपी का क्लोज आज काफ़ी ख़राब रहा। याद रखिएगा बुधवार को छुट्टी है, तो हमें एक छुट्टी से पहले कल का रिएक्शन बड़ा क्रिटिकल देना है। और ट्यूसडे मॉर्निंग फिर मुलाकात होगी हर्षदा मेरी और आशीष की आपसे मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।